नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं साइंस बाय राजकुमार। बायोलॉजी की कक्षा में आगे बढ़ते हुए आज हम स्टार्ट फिर से करेंगे लेक्चर नंबर 2। कौन से चैप्टर का? जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। जो ये क्लास पहली बार देख रहे होंगे, हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे, उसको तो पहले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या चल रहा है ना। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अभी मैंने क्या स्टार्ट किया है, NCERT साइंस बैच स्टार्ट किया है और बायोलॉजी हमने स्टार्ट किया। तो बायोलॉजी का जो 9th का बायोलॉजी था, 9th वाले NCERT का, उसका संपूर्ण बायोलॉजी हमने आपको पढ़ा दिया है और उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हमने आपको करा दिए हैं, ठीक है ना। वो सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अब हमने स्टार्ट किया है 10th का बायोलॉजी, क्योंकि पहले बायोलॉजी को पूरा ख़त्म कर लेंगे, फिर हम जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री में जाएंगे, ठीक है ना। तो बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर चल रहा है? जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम का पहला लेक्चर हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर है। तो जो भी भाई ग्रुप डी NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो उनका साइंस अगर मजबूत नहीं है तो एग्ज़ाम आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली ग्रुप डी में 25 नंबर का साइंस पूछा जाता है और सारे क्वेश्चन साथियों NCERT बेस्ड रहते हैं, इसलिए आपको NCERT में पूरा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। कभी कभी में क्या होता है, जैसे कल के लेक्चर में मैंने आपको ये सब चीज़ें नहीं बताया था ना, तो ये सब चीज़ें कोई ज़्यादा इसमें खास पॉइंट इसमें साथियों नहीं दिया था। कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं आप तो खिचड़ी पका रहे हो, कभी नोट्स बना के दे रहे हो, कभी बुक से पढ़ा दे रहे हो, खिचड़ी पढ़ा रहे हो, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं भाई उनको बता देना चाहता हूँ जो भी ऐसा बोल रहे हैं। मैं साथियों नोट्स भी आपको देता हूँ ना, मैं सब चीज़ आपका NCERT का पॉइंट उसमें रहता है, समझ गए ना बात को। जब से मैं नोट्स देता हूँ उसके बाद आप एक बार क्या करना, जैसे ये मैंने आपको कल नहीं पता है तो इसमें कुछ ऐसा पॉइंट है ही नहीं जो कि आपको बताने लायक है। एक बार आप खुद से इनको पढ़ो ना, मैं पढ़ूंगा तो फालतू टाइम ही आपका वेस्ट होगा। कुछ ऐसा पॉइंट रहे जो कि नहीं आपको समझना है वो मैं आपको बताऊंगा ना। बच्चों वाली चीज़ मैं आपको क्यों बताऊँ? एक बार इसे आप पूरा पढ़ना, देखना इसमें क्या क्या है। इसमें वही सजीव निर्जीव के बारे में बताया गया कि आपने सजीव निर्जीव आपको पता नहीं है? तो भाई कमेंट करने से पहले थोड़ा सोच लिया करो क्या कमेंट। मुझे सब पता है भाई, मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपको क्या देना है और क्या चीज़ें नहीं देना है, ठीक है ना। ये सब कुछ नहीं है, इसलिए मैंने आपको स्किप कर दिया था। जैव प्रक्रम मैंने आप ये जैव प्रक्रम है, ये तो मैंने आपको अच्छे से उसमें बता ही दिया था कि जैव प्रक्रम क्या होता है। ये देखिए वे सभी प्रक्रम ये मैंने आपको नोट्स में दिया ही था PDF में, ठीक है ना। तो इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था, फालतू का आपका टाइम बर्बाद होगा। बाकी देखिए यहाँ पर श्वसन का डेफिनेशन दिया गया है, तो इनको भाई आगे हम देखेंगे अच्छे तरीके से, है ना। तो उसके लिए चिंता आप बिल्कुल भी ना करें, ठीक है ना। तो चलिए पोषण हमने आपको स्टार्ट किया था, पोषण हमने अच्छे से देख लिया था, ठीक है ना। और जो भी नए हैं तो कृपया करके आप स्टार्टिंग से देखिए क्लास को, ऐसे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। स्टार्टिंग से कैसे देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सेल चैप्टर टिश्यू चैप्टर फिर आपका ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ से देखिए तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे समझ में डायरेक्ट आपको नहीं आने वाला, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो पोषण हमने स्टार्ट किया था, पोषण का दूसरा पार्ट। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण हमने अच्छे से देख लिया था, ठीक है ना। तो इसको ये पूरा पॉइंट जो यहाँ पर है इसको थोड़ा एक बार हम पढ़ देते हैं, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं एक बार थोड़ा पढ़ देते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। हाँ ये पूरा था ना, इसको पढ़ देते हैं एक बार। स्वपोषी पोषण साथियों क्या होता है? स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी होती है। मैंने आपको कल बताया था कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। वैसे स्वपोषी पोषण एक प्रकार की पोषण की प्रक्रिया है। स्वपोषी पोषण क्या है? एक प्रकार की पोषण की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, वे सारे जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और वो भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। कल मैंने आपको नोट्स में अच्छे से बताया था, इसका भी मैं आपको नोट्स दूंगा, इसका भी आगे अभी नोट्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। नोट्स भी हमने आपके लिए बनाया हुआ है, नोट्स भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये जो एक्टिविटीज़ द्वारा दिया गया, जैसे यहाँ पर एक्टिविटीज़ दिया गया है ना, तो ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एक्टिविटीज़ से अगर सवाल पूछ देगा ना तो आप उसमें फंस जाओगे। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एक्टिविटी मैं आपको ज़रूर कराऊँगा और करा ही रहा हूँ, है ना। तो एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप जो मैं करा रहा हूँ, कभी बुक से पढ़ाऊँ कभी वो पढ़ाऊँ, तो मैं ज़रूरत के हिसाब से भाई आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। हाँ जैसा ज़रूरत होता है मैं आपको वैसा पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। इतना सोचो कि हर एक चीज़ कवर है, प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, इतना आप अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। तो मैं पढ़ता हूँ इसको एक बार। स्वपोषी जीव कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। मैंने आपको कल बताया था, यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थ को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर लेता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर, तो ये बाहर से ही ले रहा है पौधा, उनसे क्या करता है ये रिएक्शन करके अपना भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। हमने रिएक्शन में देखा था। और भी पढ़ते तो ये क्या बोल रहा है, ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, कल ही मैंने आपको बताया था, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल में उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं।
कार्बोहाइड्रेट पौधे, कार्बोहाइड्रेट क्या है, वही जो ग्लूकोज बना रहा है ना पौधा, तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक छोटा रूप है किसका, ये कार्बोहाइड्रेट का छोटा रूप है। ये आप ऐसा समझ लीजिए, ग्लूकोज एक परिवार है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक प्रकार का पोषक तत्व है। मैंने आपको 5 प्रकार के पोषक तत्व बताए थे, ठीक है ना, 5 प्रकार का पोषक तत्व आपको याद होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट पौधों को क्या देते हैं, ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या प्रदान करते हैं, ये ऊर्जा प्रदान करने में मदद करते हैं, समझ गए। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे यह कैसे होता है जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं। अच्छा कहाँ गया, ठीक है ना, ठीक ही है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अभी कॉपी में लिख लीजिए, जो नोट्स मैंने आपको दिया था उसमें आप इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। ये बोल रहा है जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते उसे मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। कहने का मतलब इसका है, जैसे यहाँ रिएक्शन देखिए, ये रिएक्शन मैंने आपको कल बताया था, रिएक्शन मैंने आपको ये बताया था कि नहीं, तो बोले सर बिल्कुल बताए थे। इस रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया था, वायुमंडल से। जल कहाँ से लिया था, जड़ों से, है ना, जाइलम के मदद से। और क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। यानी कि प्रकाश संश्लेषण होने के लिए कितने चीज़ की आवश्यकता है, 4 चीज़ की आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और आपका क्या हो जाएगा, सनलाइट हो जाएगा। इस 4 चीज़ में अगर कोई एक चीज़ की कमी है तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया नहीं होगा, समझ गए। जैसे आपका ये ग्लूकोज हो गया, जैसे मतलब इन दोनों के रिएक्शंस क्या बना, ये ग्लूकोज बना और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना और ये जल बना। ये क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, उत्पाद है, समझ गए ना। तो अब जैसे यहाँ ग्लूकोज जो बना यही पौधा का क्या है साथियों, खाना है। और ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है, पौधों के पत्तियों में। कहाँ होता है, पौधों के पत्तियों में, इसलिए पौधे के पत्तियों को किचन घर बोलते हैं, समझ गए बात को ना। अब ये कह रहा है जैसे मान चलिए ज़्यादा खाना पौधा बना लिया, पौधा क्या किया, ज़्यादा ग्लूकोज बना लिया, बहुत ज़्यादा मात्रा में बन गया, उतना ज़रूरत पौधे को खाना का नहीं है। जैसे हमें ही मान लीजिए कि हमें क्या है कि साथियों जब बहुत सारा खाना बना लेते हैं उतना हमें ज़रूरत नहीं है, तो बचा हुआ फेंक थोड़ी देते हैं, फेंकते हैं क्या, नहीं फेंकते हैं। तो उसको क्या करते हैं, उसको कहीं हम स्टोर करके रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं या किचन में ढक उक के रख देते हैं, ऐसे करते कि नहीं, ताकि जो बाद में हमें यूज हो तो उसका हम यूज कर सकें, समझ गए ना। तो वही यहाँ पर यह पॉइंट साथियों यहाँ पर कह रहा है कि पौधा जो कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट मतलब ये ग्लूकोज जो बना रहा है, ग्लूकोज वो डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, वो डायरेक्ट बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट बोल रहा है। तो वही बोल रहा है जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते, मतलब जैसे भोजन बन गया, कार्बोहाइड्रेट ये बन गया यानी ग्लूकोज बन गया, ये तुरंत यूज नहीं हुआ। तो यूज नहीं हुआ यानी कि तुरंत यूज नहीं हुआ मतलब कुछ यूज हुआ और कुछ ज़्यादातर यूज नहीं हुआ, तो उनको क्या कर लिया जाता है, मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। अब मंड क्या है, मंड को साथियों स्टार्च कहते हैं। मैंने बहुत बार आपको जो शुरू से हमसे जुड़े हुए हैं स्टार्च की चर्चा हम करते ही आए हैं। स्टार्च क्या है सर, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। स्टार्च भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, समझ गए ना। तो जो भोजन पौधा नहीं खा पाएगा उस भोजन को वो स्टार्च के रूप में या मंड के रूप में जमा कर लेता है, और जब भूख लगेगा पौधा को, ज़रूरत होगा तो उसको वो यूज कर लेगा, समझ गए ना। बस सिंपल सा बात ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। मंड क्या होता है, स्टार्च, मंड को स्टार्च कहते हैं। अभी पौधों में स्टार्च जो होता है इनको टेस्ट करने के लिए, इनको पता करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको आयोडीन टेस्ट कहता है, ठीक है ना। अभी ये आगे आएगा, ठीक है ना, अभी ये आगे आएगा, जो एक्टिविटी में देखेंगे वही देखेंगे हम। आगे पढ़ते हैं यहाँ पर कुछ इसी तरह। अच्छा फिर देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना, संचित कर लिया जाता है, यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा। मतलब आंतरिक ऊर्जा ही देगा ना भाई, कार्बोहाइड्रेट तो ऊर्जा ही देगा, आंतरिक अंगों को पौधे का जंग होता है। हाँ, तथा पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है, यानी कि जब उसको ज़रूरत पड़ेगा तो वो जो जमा करके रखा है मंड को वो यूज कर लेगा, समझ गए। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है, यानी कि अब हम लोग का बात कर रहे हैं, मनुष्य का बात कर रहा है, जंतुओं का बात कर रहा है। कुछ इस तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। कैसे, आगे बढ़ते हैं। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा पता है, बोलेगा कि पौधे जो ज़्यादा भोजन बना लेते हैं तो वो एक्स्ट्रा भोजन को किस रूप में जमा कर लेते हैं, तो मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में। ध्यान दीजिएगा, पौधा भोजन बनाता है किस रूप में, तो भोजन बना रहा है ग्लूकोज के रूप में, और जमा कर रहा है किस रूप में, संचित कर रहा है किस रूप में, स्टार्च के रूप में या मंड के रूप में। पॉइंट को लिख लेना भाई, ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न इससे आता है। और मानव जो शरीर है यानी हम लोग का शरीर है, मान चलिए हम लोग ज़्यादा चावल खा लेंगे, ज़्यादा रोटी खा लेंगे या ज़्यादा कुछ खा लेंगे तो ग्लूकोज टूटेगा, छोटा रूप आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट का छोटा रूप क्या है, ग्लूकोज टूटेगा।
अब मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हमारे शरीर में बन गया, कोशिका को बहुत सारा ग्लूकोज हो गया, अब उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, तो उस ग्लूकोज को वो क्या करता है, ग्लाइकोजन के रूप में जमा कर लेता है। और जमा कहाँ होता है, यकृत में। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट हालांकि ये नहीं लिखा गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ये जो क्या बोलते हैं इसको, हमारे शरीर में जो ज़्यादा भोजन हो जाता है तो उसको किस रूप में जमा कर लिया जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में। और ये कहाँ होता है, यकृत में होता है। इस पॉइंट को लिख लेना, ठीक है ना, कहाँ होता है, यकृत में होता है, ठीक है ना। पौधे में अगर ज़्यादा भोजन हो जाएगा तो वो स्टार्च या मंड के रूप में जमा करके रख लेगा, और हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। समझ गए बात को ना। चलिए, वही ये साथियों कह रहा था। तो ये चीज़ें मैंने आपको कल नहीं बताई थी, तो मैंने यहाँ पर पढ़ के आपको बता दिया, ठीक है ना। इसमें आपको क्या अलग दिखा, आप ही बोलिए क्या अलग दिखा। सर बोलेगा इसमें तो हमको 2 ही चीज़ अलग दिखा, जो कि कल आप नहीं बताए थे। एक तो ये दिखा कि मंड के रूप में संचित करना, और एक ग्लाइकोजन। बाकी तो सब मैंने आपको बोल ही दिया था कल, समझ गए ना। क्लास पूरा देखते नहीं और कमेंट फालतू करने लगते हो, ठीक है। खैर छोड़िए, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। तो ये चीज़ें मैंने आपको कल ही बता दिया था। ये बताया था कि नहीं, मैंने आपको बिल्कुल बता दिया था। तो जो क्लास नहीं देखा है तो उसके लिए थोड़ा सा हानिकारक है ये, तो इसलिए कह रहा हूँ कि क्लास पहला देख लेना। जो देखा उसको ये अच्छे से पता है, मैंने आपको अच्छे से बताया था। अब साथियों यहाँ पर हम देखते हैं एक्टिविटीज़ देखते हैं। क्या देखते हैं, एक्टिविटीज़ देखते हैं। एक्टिविटी यानी कि क्रियाकलाप। इस क्रियाकलाप में सिंपल हम ये जानेंगे, मैंने आपको क्या बोला था कि पौधे अगर भोजन बनाते हैं किस रूप में बनाते हैं सर, ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। ज़्यादा भोजन हो गया तो वो किस रूप में जमा कर लेंगे, स्टार्च के रूप में या मंड के रूप में जमा कर लेंगे। तो यहाँ पर मंड की उपस्थिति जांच करने के लिए, स्टार्च की उपस्थिति जांच करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं आयोडीन टेस्ट। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, ऐसे स्टार करके नीचे लिख लीजिए, या तो मैं इसको नोट्स में दे दूंगा, ठीक है, छोड़ो नहीं लिखना, मैं इसको नोट्स में PDF में दे दूंगा। अभी इसको देखने के बाद हम नोट्स वाला पार्ट देखेंगे, जो मैंने जो लिखा है उसको भी देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात मैंने क्या बोला कि इस एक्टिविटी का निष्कर्ष क्या निकलेगा, फाइनली निष्कर्ष निकलेगा कि स्टार्च की टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं। वो कैसे होता है थोड़ा उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, थोड़ा सा इनको देखते हैं। यहाँ साथियों क्या, गमले में लगा एक सबलित पत्ती वाला पौधा लीजिए। सबलित पत्ती जानते हैं क्या होता है, सबलित पत्ती का मतलब यहाँ पर हो गया साथियों पोटेड प्लांट, यानी कि दोनों तरफ पत्तियों का दोनों तरफ एक जैसा दिखता हो, ठीक है ना, उसको सबलित पौधा कहते हैं। जैसे मनी प्लांट हो गया आपका, क्रोटन प्लांट हो गया, है ना। मैं आपको एक बार चित्र दिखाता हूँ मनी प्लांट और क्रोटन प्लांट का। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है पत्तों का अलग अलग कलर, ये है आपका क्रोटन प्लांट है। क्या है साथियों, क्रोटन प्लांट। और दिखाता हूँ, ये आपका मनी प्लांट है, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है ना। तो इस मनी प्लांट और क्रोटन प्लांट दोनों सतह इसका एक तरह का होता है, इसलिए इसको सबलित पौधा कहते हैं। इसी को लिया गया है, ठीक है। और क्या बोल रहा है यहाँ पर, गमले में लगा ले लिए हमें, पौधों को 3 दिन अंधेरे कमरे में रखिए ताकि उसका संपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाए। अब क्या साथियों, इस दोनों पौधे को, मतलब कोई एक ही पौधा ले रहे हैं, यहाँ पर उदाहरण दे रहा है। अब पौधा जो हम लिए हैं मनी प्लांट या क्रोटन प्लांट, इसको क्या करेंगे, 3 दिन तक अंधेरे में रख देंगे। 3 दिन कितना हो गया, 72 घंटा। 3 दिन तक क्या करेंगे, अंधेरे में रख देगा। अब आपकी दिमाग की बत्ती थोड़ी सी यहाँ पर खुलनी चाहिए। क्या खुलनी चाहिए, अंधेरे में अगर रख रहे हैं तो बताइए हमें पौधा क्या चीज़ नहीं कर पाएगा। अरे क्या चीज़ नहीं कर पाएगा, तो सिंपल सी बात है सर, अंधेरे में रख रहे हैं तो उसको सनलाइट तो मिल नहीं रहा है, सूर्य का प्रकाश तो मिल नहीं रहा है। अब जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा मतलब पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा। मैंने आपको अच्छे से बताया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज़ें जरूरी है। कितने चीज़ें, 4 चीज़ें। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, तीसरा क्लोरोफिल और चौथा सनलाइट। इन चारों चीज़ों में से कोई भी एक अब्सेंट हुआ समझिए प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर अगर हम पौधे को अंधेरे में रख देंगे तो क्या होगा, प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश तो मिलेगा नहीं, इसका मतलब पौधा भोजन बना नहीं पाएगा। पौधा भोजन नहीं बना पाएगा तो भाई पौधे को भी जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो पौधा का जो भोजन एक्स्ट्रा वाला बचा था ना, पौधा का जो भोजन एक्स्ट्रा वाला बचा था किस रूप में, अरे भाई किस रूप में जमा करता है वो एक्स्ट्रा भोजन को, वो करता है मंड या स्टार्च के रूप में। अभी ही तो बताए हैं। तो वो क्या करेगा, अंधेरे में रखने के बाद भोजन तो बना नहीं पाएगा, तो जो पहले से भोजन है वही बेचारा क्या करेगा, उसको खाएगा। तो जब अंधेरे में रख देंगे तो संपूर्ण मंड वो क्या करेगा, मंड मतलब स्टार्च क्या करेगा, वो यूज कर लेगा। क्या करेगा, यूज कर लेगा। समझ गए ना, वही ये बोल रहा है यहाँ पर। पौधे को 3 दिन अंधेरे कमरे में रखिए ताकि उसका संपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाए। अंधेरे में रखेंगे तो क्या होगा, भोजन बनाएगा नहीं, जो पहले से भोजन था मंड उसको वो यूज कर लेगा, प्रयुक्त कर लेगा। समझ गए।
अब पौधे को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखिए। पहले क्या किए थे, उसको अंधेरे में रख दिए, तो क्या होगा, उस संपूर्ण मंड उसका क्या हो गया होगा, खत्म हो गया होगा, क्योंकि मंड तो एक्स्ट्रा पार्ट है ना भोजन का, तो उसको क्या कर लेता है, यूज कर लेता है। अब उसको हम धूप में रख देंगे 6 घंटे के लिए। अब जब धूप में रखेंगे तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ वो भोजन बना लेगा, कुछ ना कुछ भोजन वो क्या करेगा साथियों, बना लेगा। समझ गए बात को ना। और जब कुछ ना कुछ भोजन बना लेगा तो कुछ ना कुछ वो स्टार्च भी जमा कर लेगा, मंड भी जमा कर लेगा, करेगा कि नहीं। जब भोजन बनाएगा तो वो क्या करेगा, मंड को भी जमा कर लेगा, ठीक है ना। पौधे से एक पत्ती तोड़ लीजिए। अब जो भी पौधा लिए थे उनका क्या कर लेते हैं, पत्ती हम तोड़ लिए थे। जो भी पौधा हम लिए थे उनसे एक पत्ते को तोड़ लिए, ठीक है ना। इसमें हरे भाग का अंकित करिए तथा उन्हें एक कागज पर ट्रेस कीजिए। और जो साथियों आपका पत्ता तोड़े ना, उसमें पत्ता का जो हरा भाग है उसको क्या कर दीजिए, रेखांकित कर दीजिए। क्या कर दीजिए, रेखांकित कर दीजिए, ठीक है। कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को उबलते पानी में डाल दीजिए। अब जो पत्ता तोड़े हैं उसको क्या करेंगे हम, कि क्या करेंगे, उबलते पानी में डाल देंगे। क्या करेंगे, उबलते पानी में डाल देंगे। इसके बाद इसे एल्कोहल से भरे बीकर में डुबा दीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को कहाँ डाल दिए हम, उबलते पानी में डाल दिए, खौलते पानी में डाल दिए। अब फिर उस पत्ते को निकाल कर हम क्या कर दिए, एल्कोहल में डाल दिए। एल्कोहल समझते हैं क्या होता है, यानी कि एथेनॉल का बात यहाँ पर हो रहा है। क्या हो रहा है, एथेनॉल का बात हो रहा है। अब एथेनॉल भाई जो आप दारू समझते हैं ना, दारू में क्या होता है, एल्कोहल की मात्रा होता है। तो बेसिकली वही एल्कोहल की मात्रा, यहाँ पर एल्कोहल का बात हो रहा है। उस उबलते पानी से जो पत्ता निकाला गया उसको कहाँ डाल दिया गया साथियों, अल्कोहल में डाल दिया गया। कहाँ डाल दिया गया, एल्कोहल में उस पत्ते को डाल दिया गया। अब क्या होता है कि अब जो एल्कोहल में पत्ते को डाले हैं ना, अब उस एल्कोहल में पत्ते में जो डाले हैं, एल्कोहल में जो पत्ते डाले उसको पूरा उठाकर हम उसको उबालना लगते हैं। क्या करते हैं, उबालने लगते हैं, यानी कि जल उष्मक में। जल उष्मक का मतलब क्या होगा, गर्म पानी में रख देते हैं, उसको उबालते हैं। तब तक उबालते हैं जब तक एल्कोहल खौलने ना लगे, क्योंकि एल्कोहल तो ठंडा ही था ना, एल्कोहल तो उबल नहीं रहा था। तो अब एल्कोहल में पत्ते को रखने के बाद उस एल्कोहल को भी उबालते हैं और तब तक गर्म करते हैं, तब तक एल्कोहल उबल न जाए, ठीक है। अब क्या होता है, ध्यान रखिएगा। कर अब जो इतना पार्ट हो गया, अब क्या, पत्ती के रंग का अब क्या होगा, पत्ती का जो रंग था हरा था। ध्यान से सुनिएगा, पत्ती का रंग क्या था, हरा था। तो साथियों जब उबाले थे ना अल्कोहल को, चूँकि अल्कोहल में भी उबलते पत्ता को रखे थे, तो होगा साथियों यहाँ पर क्या कि अल्कोहल में जो आपका क्लोरोफिल होता है ना, अल्कोहल में जो क्लोरोफिल होता है। अब बोलो सर यहाँ पर क्लोरोफिल वाला बात यहाँ कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्लोरोफिल का बात इसलिए यहाँ पर आ गया कि क्लोरोफिल जो आपका है वो किस में था, और किस में था, पत्ता हरा होता है ना, तो किसके कारण हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण ही हरा होता है। तो आपका साथियों वो आपका क्लोरोफिल जो है वो क्या होगा, अल्कोहल में घुल जाएगा। अल्कोहल में घुल जाएगा तो पूरा विलियन साथियों हरा हो जाएगा, पूरा विलियन क्या हो जाएगा साथियों, हरा हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल घुल गया है अल्कोहल में, ठीक है। और विलियन का रंग कैसा होता है, हरा हो जाता है, ठीक है। अब कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को आयोडीन के तनु विलयन में डाल दीजिए। अब जो पत्ता उसमें डाले थे, अब पत्ता थोड़े घुला है, पत्ता में जो साथियों वो था, क्या था, क्लोरोफिल था, वो घुला है। अब पत्ता को निकाल दीजिए। अब जो पत्ता था एल्कोहल में डाल, उस पत्ते को निकाल दीजिए और उस पत्ते पर डालिए आप आयोडीन। क्या डालिए, आयोडीन का तनु विलयन डालिए। आयोडीन का क्या डालिए, तनु विलयन 1 बूंद डालिए। तो साथियों आयोडीन के तनु बूंद डालने पर, तनु विलयन का कुछ बूंद डालने पर, तो देखिएगा कि उसमें साथियों आपका है ना, उसमें साथियों आपका है कि आपका वो कलर कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नीला काला हो जाएगा। जैसे ही पत्ते पर हम आयोडीन डालेंगे तो वो पत्ता कैसा हो जाएगा, नीला काला हो जाएगा। ये नीला काला क्यों हुआ, ये बताता है कि पत्ते में स्टार्च है। क्या बताता है, पत्ते में साथियों स्टार्च है। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्टार्च को टेस्ट करने के लिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम करते हैं आयोडीन टेस्ट का। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि आयोडीन टेस्ट को करने के लिए किस प्रकार, स्टार्च टेस्ट को करने के लिए किसका यूज किया जाता है, आयोडीन टेस्ट का यूज किया जाता है। साथियों लोग इसको सिंपली पढ़ा देते हैं एक लाइन में, लेकिन मैंने आपको क्रियाकलाप करके भी दिखाया है, ठीक है ना। ये हालांकि ये जरूरी नहीं था, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने के लिए ये चीज़ें मैंने आपको बताया। इसलिए नहीं कहता हूँ जो चीज़ें जरूरी है भाई मैं उनको हमेशा बताऊँगा। अब जो चीज़ें फालतू लिखी हुई है बच्चों वाली चीज़, उसको मैं क्या ही पढ़ूँ, आप तो खुद पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पर आगे ये लिखा गया, पत्ती के रंग का अवलोकन कीजिए। प्रारंभ में पत्ती को जो ट्रेस किया गया था उससे उसकी तुलना कीजिए। पत्ती के विभिन्न भागों मंड की उपस्थिति के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो साथियों जहाँ मंड होगा पत्ती में, यानी स्टार्च जहाँ होगा, वो भाग क्या हो जाएगा, आयोडीन डालने पर वो भाग आपका नीला काला हो जाएगा। समझ गए ना बात को। सिंपल सा मैं बताऊँ, ये आपका जैसे ये जो आप धूप में रखे थे, पहले जो पत्ता धूप में रखे थे ना, जैसे पहले क्या किए, पौधे को हम 3 दिन के लिए कहाँ रखे थे, 3 दिन के रखे थे हम अंधेरे में। तो अंधेरे में रखने के बाद उसमें पूरा मंड जो था यूज हो जाएगा, वो क्या होगा, यूज हो जाएगा। उसका पत्ता सब कैसा हो जाएगा, पत्ता सब का कलर उसका बेकार हो जाएगा। तो पत्ता उसका कलर बेकार होगा, उसका पत्ता तोड़ लीजिए, और जो पौधा को धूप में रखे उसका पत्ता तोड़ लीजिए, ठीक है ना। अब दोनों पर आप क्या डालिए, दोनों पर डालिए आयोडीन। तो दोनों पर जब आयोडीन डालेंगे तो इसका
इसका पत्ते का कलर हो जाएगा आपका नीला काला। क्या हो जाएगा? नीला काला। क्यों? क्योंकि इसमें स्टार्च है, धूप में रखे थे ना। अब इसमें स्टार्च ही नहीं है क्योंकि सब यूज हो गया था। इसमें जब आयोडीन डालेंगे इसका कलर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब कुछ अलग कलर इसका हो जाएगा। समझ गए ना बात को? तो सिंपल सा पूरा निष्कर्ष इसका, इस एक्टिविटी का निष्कर्ष ये फाइनल निकलता है कि आपका जो साथियों है कि स्टार्च या मंड की उपस्थिति को जांचने के लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। समझ गए ना बात को? चलिए आगे बढ़ें। यहाँ पर देखिए दिखाया भी गया है, ये देखिए यहाँ पर चित्र 6 पर सम्मिलित पत्ती ए मंड परीक्षण से पहले। ए पर क्या आपका? मंड परीक्षण से पहले। देखिए मतलब कि मंड परीक्षण से पहले ये हरा था, इस तरह से था, और जब मंड परीक्षण किए तो यानी जब पत्ती पर आयोडीन डालें तो आपका ये देखिए नीला हो गया ना। ये नीला हो गया कि नहीं हो गया? तो जहाँ जहाँ नीला हुआ है, वहाँ पर क्या है? स्टार्च है। बात क्लियर है? चलिए, तो ये आपका एक्टिविटी 6.1 खत्म हो गया। ठीक है, ये देख सकते हैं हमने आपके लिए लिख भी दिया है, जो जो क्रियाकलाप में हुआ उसका क्या क्या निष्कर्ष निकला वो मैंने एक लाइन में लिख भी दिया है। ठीक है ना। स्टार्च या मंड की उपस्थिति पता करने के लिए डायरेक्ट साथियों से प्रश्न आएगा, स्टार्च या मंड की उपस्थिति पता करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? आयोडीन टेस्ट किया जाता है। पत्तियों में जहाँ भी स्टार्च होगा वहाँ पर आयोडीन डालने से क्या हो जाएगा? नीला काला हमें देखने लगेगा। कैसा देखने का? नीला काला देखने लगेगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऑप्शन में काला नहीं दिखा तो नीला दिखेगा। क्या दिखेगा? नीला दिखेगा, या तो वो नीला काला लिख के देगा। क्या मैं बोल रहा हूँ इस बात को नोटिस करो अच्छे से। ठीक है ना। अगर ऑप्शन में पूछेगा कि इस आयोडीन का स्टार्च का जांच करने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो आयोडीन टेस्ट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? आयोडीन टेस्ट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दे देगा कि क्लोरोफिल में आयोडीन डालने पर कलर कैसा हो जाता है उसका, यानी पत्तों का कलर कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है, काला हो जाता है, हरा हो जाता है, पीला हो जाता है। तो अगर नीला काला अलग अलग ऑप्शन दिया तो आंसर क्या होगा? नीला होगा। अगर नीला काला एक साथ दिया तो नीला काला एक साथ वाला आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है ना। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे रंध्रों के बारे में। यही आपका बुक में भी दिया गया, तो इसको देख लेते हैं, वही फिर इसको बुक में पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश 2-3 बार लिखा गया ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान, ठीक है, 2-3 बार लिखा गया, इसको हटा दो। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा होता है। मैंने आपको रंध्र के बारे में बताया है। रंध्र क्या होता है? जो हमारे पौधे का पत्ता होता है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, जो कि हमें दिखते नहीं है। उसी छिद्र को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। उसी से क्या होता है? CO2 आता है और O2 बाहर जाता है, यानी कि आदान मतलब गैस आया, CO2 भी गैस है वो भी आया, और प्रदान मतलब O2 बाहर आएगा। तो गैसों का आदान प्रदान ज़्यादातर किससे होता है? आपका ये होता है पत्तियों के रंध्रों से होता है। लेकिन अगर ऑप्शन दे देगा निम्नलिखित में से किस से पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो ध्यान रखिएगा सभी से होता है। पत्तों से भी होगा, तनों से भी होता है और जड़ों से भी होता है। ठीक है ना। इस बात को भी मैं दिखाऊंगा, पहले उसको सुनो। ठीक है ना। मतलब NCERT में भी लिखा है ये पॉइंट, मैं आपको दिखाऊंगा, उसी से हमने ये लिखा है, कोई मैंने अलग से नहीं लिखा। ठीक है ना। रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि होती है। जो साथियों रंध्र होता है, अभी रंध्र क्या होता है इसका चित्र भी दिखाऊंगा। रंध्र साथियों क्या होता है? इससे क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में जल की हानि होती है। यानी कि ये रंध्र में क्या है? अरे मेरे भाई अभी मैंने आपको बताया था ना, रिएक्शन में मैंने क्या बताया था कि जब साथियों CO2 और H2O जब ये रिएक्शन करता है सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, प्लस में आपका साथियों H2O बनता है और प्लस में O2 निकलता है, ये निकलता है ना। तो ये जल की हानि होती है। मतलब मान के चलिए साथियों कि पौधा अगर जल ज़्यादा ले लिया उसको उतना ज़रूरी नहीं है, तो वो पानी क्या करेगा? साथियों बाहर निकाल देता है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से। किस प्रक्रिया से? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप लिख लीजिए, हेडिंग लगाइए वाष्पोत्सर्जन। क्या लगाइए? वाष्पोत्सर्जन हेडिंग लगाइए नीचे, और उसमें डेफिनेशन लिखिए वाष्पोत्सर्जन आखिर होता क्या है। ये साथियों पौधों द्वारा जल को रंध्रों के माध्यम से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। फिर से लिख लीजिए, पौधों द्वारा रंध्र के माध्यम से जल को वाष्प के माध्यम से बाहर निकालना क्या कहलाता है साथियों? वो आपका ये कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। समझ गए ना। अब देखिए ज़्यादा पानी अगर बाहर निकाल देगा, पानी बाहर निकल किससे रहा है? रंध्रों से, क्योंकि रंध्र में क्या है? छिद्र होते हैं। रंध्र एक प्रकार क्या है? छिद्र होते हैं। उससे क्या है? पानी साथियों बाहर निकल रहा है। अब ज़्यादा बाहर निकल जाएगा तो जल की हानि हो जाएगी। वही साथियों यहाँ पर बोल रहा है कि रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि भी होती है। तो यहाँ पर जब CO2 की जरूरत नहीं होती है तो उस समय पौधे रंध्र के छिद्र को बंद कर लेता है। जब CO2 की जरूरत नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, अब रात में तो पौधा भोजन बनाएगा नहीं, तो CO2 लेकर क्या करेगा? वो तो नहीं करेगा लेकर। ठीक है ना। रात में पौधा CO2 खुद निकालता है,
रात में पौधा खुद CO2 क्या करता है साथियों, निकालता है, समझ गए ना। तो जब CO2 की जरूरत नहीं रहेगी तो उस समय पौधा का रंध्र का छिद्र क्या रहेगा, बंद रहेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा कि जब CO2 की जरूरत नहीं होती उस समय पौधा का रंध्र का छिद्र क्या रहेगा, बंद रहेगा। चित्र में दिखाएंगे, रुक जाओ ध्यान से, ठीक है। छिद्रों का खुलना और बंद होना किसका कार्य है, ये द्वार कोशिका का कार्य है। किसका कार्य है, द्वार कोशिका का। ध्यान रखना यहाँ पर, छिद्रों का खुलना और बंद होना, यानी छिद्र कब बंद होगा कब खुलेगा, ये किस पर निर्भर करता है, द्वार कोशिका पर। किस पर निर्भर करता है, द्वार कोशिका पर निर्भर करता है, ठीक है ना। अब पूरा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, चित्र में। यही आपका, यहाँ तक तो हमने आपको बता ही दिया था, ठीक है ना। यहाँ देखिए, अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। कक्षा 9 में हमने रंध्र की चर्चा की थी। अब मैंने कोशिका चैप्टर बताया था, ऊतक चैप्टर भी आपको बताया था, तो उसमें रंध्र के बारे में हमने पढ़े थे, मैंने आपको बोल दिया। जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। ये जो साथियों आपको दिख रहा है, देखिए एक छिद्र, ये रंध्र हो गया, ये दूसरा रंध्र हो गया, यानी कि एक आपको खुला रंध्र दिख रहा है, एक आपको बंद रंध्र दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक खुला, देखिए ये आपका क्या है, खुला है, और ये साथियों आपका क्या है, बंद रंध्र है, ठीक है ना। तो ये खुला रंध्र है, एक बंद रंध्र। रंध्र को इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं, इस पॉइंट को लिख लेना। रंध्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोमाटा। कहीं का डायरेक्ट आपको स्टोमाटा लिखा हुआ ही मिल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रंध्र को इंग्लिश में भी याद रखो, स्टोमाटा, ठीक है ना। और देखते आगे पढ़ते हैं। गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। मैंने बोल ही दिया, इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि भी होती है, बोल ही दिया था ना मैंने। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, उस समय रंध्र क्या होगा साथियों, उस समय छिद्र क्या होगा, बंद होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको छिद्र जो है बंद दिख रहा होगा। यहाँ पर साथियों क्या है, छिद्र आपको बंद था, समय दिखाता है यहाँ पर ना, यहाँ पर छिद्र आपको साथियों बंद दिख रहा है। छिद्र क्या आपका बंद है। देखिए यहाँ पर यह खुला है और यहाँ पर यह क्या है, दूसरा कलर दिखाता हूँ। यहाँ पर ये खुला है और यहाँ पर ये क्या है, एकदम बंद है। यानी कि यहाँ पर CO2 की अभी जरूरत नहीं है, यानी प्रकाश संश्लेषण जरूरत ही नहीं है, अभी प्रकाश संश्लेषण जरूरत नहीं है, तो मतलब रंध्र बंद रहेगा, रंध्र का छिद्र बंद रहेगा। जब जरूरत है तो खुला रहेगा। समझ के बात को ना, तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है ना। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता नहीं होती तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। बोल दिए, छिद्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, द्वार कोशिका पर। किस पर निर्भर करता है, द्वार कोशिका पर। देखिए ये जो आपको कोशिका दिख रहा है यहाँ पर, ये जो दिख रहा है, देखिए यहाँ पर जो कोशिका दिख रहा है, इसे करके यहाँ पर दिखाया गया, ये आपका द्वार कोशिका क्या है, द्वार कोशिका। यहाँ भी आपका क्या होगा, द्वार कोशिका होगा, यानी कि खुलेगा बंद होगा, ये द्वार कोशिका का कार्य है, उस पर ये निर्भर करेगा। तो डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न आएगा कि रंध्रों का खुलना और बंद होना किस कोशिका का कार्य है, तो द्वार कोशिका का कार्य है, जो कि मैंने नोट्स में आपको लिख भी दिया है। समझ गए ना, टेलीग्राम पर वो डाल ही देंगे, आपको पता है। समझ गए साथियों। आगे देखते हैं, फिर आगे देखते हैं, कहा गया छिद्रों का खुलना और बंद होना बता दिए। द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाती है। साथियों ये द्वार कोशिका है, ये क्या आपका द्वार कोशिका है। ये पूरा चित्र किसका है, तो बोलेंगे सर रंध्र का है। तो जब जल अंदर जाएगा ना, तो द्वार कोशिका के जब अंदर जाएगी जल, तो उसमें ये आपका रंध्र क्या होगा साथियों, छिद्र आपका फूल जाएगा, यानी कि रंध्र आपका क्या होगा, फूल जाएगा साथियों। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब हम ज़्यादा पानी पी लेंगे तो हमारा पेट थोड़ा सा बाहर नहीं निकल जाता है। तो वही सिंपल बात है कि यहाँ पर रंध्र की कोशिका क्या होगी साथियों, फूल जाएगी। तो रंध्र का छिद्र यहाँ पर देखिए बोल रहा है, वही बोल रहा है, जब द्वार कोशिका में जल अंदर जाता है तो वो क्या होती है, फूल जाती है, और जब बाहर आएगा तो वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। अच्छा ये बताइए, ये अंदर कब जाएगा, ये द्वार कोशिका के अंदर जल कब जाएगा, तो सर जब हमको प्रकाश संश्लेषण का जरूरत होगा। जब प्रकाश संश्लेषण का जरूरत, ये रंध्र है कहाँ, अरे भाई ये रंध्र, ये पूरा संरचना है, इतना बड़ा संरचना यहाँ पर बनाया गया है। वास्तव में इतना बड़ा संरचना होता है नहीं, ये छोटा है, ये पत्तियों में होता है। ये सारा कहाँ है, ये पत्तों में होता है। तो जल आएगा कहाँ से, तो बोलेंगे सर जड़ के माध्यम से जल आएगा। पौधा को जल कहाँ से मिलेगा, सर जड़ में आएगा। जल कहाँ से आएगा, जड़ में से आएगा। और जो आवश्यक पोषक तत्व है, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब पौधों को कहाँ से मिलते हैं, सब जड़ों से ही मिलते हैं, मिट्टी के माध्यम से। समझ गए ना मेरे भाई। तो ये पूरा आपका किसका पार्ट है, ये पत्ते का ही पार्ट है, ये भी आपका पत्ते का ही पार्ट है। तो जब इसके अंदर जल जाएगा, जड़ से जल आएगा, तो ये क्या होगी, फूल जाएगी। तो प्रश्न आएगा कि जब रंध्र कोशिका में, जब रंध्रों के कोशिका में, द्वार कोशिका में जल अंदर जाता है तो कोशिका क्या होगी, फूल जाएगी। रंध्र क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, इसको द्वार कोशिका क्या फूल जाएगी। और जब बाहर निकलेगा तो ये क्या होगी, सिकुड़ जाए। सिंपल सी बात है, जब बाहर निकलेगा तो यह क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। समझ गए ना, इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, ध्यान देना है। तो छिद्र बंद हो जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिका सिकुड़ती है तो छिद्र बंद हो जाता है। जब उससे बाहर निकलेगा तो आप पचक जाएगा। सिकुड़ना पचकना एक ही बात हुआ, ठीक है ना।
अब यहाँ पर साथियों क्या है, एक क्रियाकलाप दिया गया है, ये आपको उतना जरूरत क्रियाकलाप साथियों यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम से रिलेटेड है, बिल्कुल भी आपका ये नहीं है। ये बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए, जो आपका 10वीं के एग्जाम के बच्चे उनके लिए पूछा जाएगा, आपके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है ना। हटाइए इसको यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना। अब तक हम यह चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति कैसे करते हैं, यानी कि स्वपोषी मतलब हरे पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, लेकिन उन्हें भी शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति कैसे करते हैं। तो सिंपल सी बात सर, कितना बार तो बोल दिए हम, जल की पूर्ति कैसे करेंगे, जड़ द्वारा। कैसे करेंगे, जड़ द्वारा करेंगे। जड़ द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं, यानी मिट्टी में उपस्थित जल का अवशोषण कर लेते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम शरीर के अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। ये सारे पदार्थ जो आपके साथियों मिट्टी से ही लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है। ये देखिए, इस सब पॉइंट को हम नोट्स में भी लिखे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पढ़ दे रहे हैं, समझ गए ना, ताकि आपको दोनों पता चले। नाइट्रोजन एक क्या है, आवश्यक तत्व है। सबसे ज़्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन। अब भाई पौधों को भी प्रोटीन की जरूरत है ना, कि खाली हमें को प्रोटीन की जरूरत है, तो नहीं सर, पौधों को भी प्रोटीन की जरूरत है, जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिक के संश्लेषण में किया जाता है। यानी कि नाइट्रोजन जो साथियों है पौधों में किस चीज़ में हेल्प करता है, प्रोटीन बनाने में। यानी कि नाइट्रोजन से पौधे को प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है, प्रोटीन, क्योंकि पौधों को भी, पौधे के जो अंग है उसको भी विकसित करना है कि नहीं करना है। तो नाइट्रोजन से क्या मिलेगा, आपका प्रोटीन मिलेगा, ठीक है ना। और अन्य यौगिक के संश्लेषण में किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। अब देखिए, इसको हम सरल चीज़ में लिखें नोट्स में। जो साथियों नाइट्रोजन साथियों होते हैं, ये कहने का मतलब इसका ये है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना होता है, तो बोलेंगे सर 78% होता है। अब पौधे को तो ना, हमें नाइट्रोजन की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें नाइट्रोजन की कोई ज़रूरत नहीं है। नाइट्रोजन की ज़रूरत है पोषक तत्व, क्योंकि हमें प्रोटीन कहाँ से मिल जाता है, दाल से मिल जाता है, दूध से मिल जाता है ना, इन सब से, पनीर से मिल जाता है, इन सब से हमें प्रोटीन मिल जाता है। तो क्या आप ये सोचो क्या सर हम भी सजीव हैं, पौधा भी सजीव है, चलिए पौधे को भी दाल खिला देते हैं, दूध पिला देते हैं और पनीर खिला देते हैं, उसको भी प्रोटीन उससे मिल जाएगा। नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। खैर जो किया था आपको भी पता है। तो पौधे को साथियों प्रोटीन देने के लिए उसे नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन कहाँ से लाएगा वो। नाइट्रोजन साथियों आपका वायुमंडल में होता है। तो वायुमंडल में साथियों नाइट्रोजन जो 78% है ना, इस नाइट्रोजन को N2 सूत्र होता है नाइट्रोजन का, इस नाइट्रोजन को पौधे डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं, इस नाइट्रोजन को पौधे डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं। तो सर कैसे लेते हैं, तो इसको लेते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रोसेस से, जिसमें उनके राइजोबियम जीवाणु हेल्प करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन साथियों 78% है, उनको पौधा डायरेक्ट नहीं ले पाता है। तो सर किस विधि से लेते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण विधि से लेते हैं, जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया उनको हेल्प करते हैं। आखिर कैसे होता है इनको, चलिए इनका मैंने एक प्रोसेस बताया है नोट्स में, उसको हम देखते हैं, ठीक है ना, उसको हम देखते हैं। यहाँ पर ये वही बोल रहा है, इसको हम जरा देखते हैं, जो नोट्स में हम लिखे उसमें देखते हैं। देखिए, नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिक के निर्माण में किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर साथियों मैंने अच्छे से यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है ना। पौधे नाइट्रोजन को सीधे उपयोग नहीं करते हैं, पौधे जो है नाइट्रोजन को सीधे उपयोग नहीं करते हैं। तो कैसे करते हैं सर, नाइट्रोजन के छोटे यानी कि सरल यौगिक में करते हैं, नाइट्रोजन को छोटा कर देते हैं, उसके सरल यौगिक में करते हैं। ये देखिए यहाँ पर साथियों क्या आपका ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, ये क्या है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन यानी कि N2 है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन N2 है। अब इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विघटित करते हैं, किस में करते हैं, नाइट्रोजन के यौगिक में। किस में करते हैं, नाइट्रोजन के यौगिक में करते हैं। जैसे कि NH3 ले लिए हम, NH3 साथियों क्या है सर, कुछ भी नहीं है, अमोनिया का तो सूत्र है। तो अमोनिया का सूत्र है, तो अमोनिया क्या है, एक प्रकार का नाइट्रोजन का यौगिक ही तो हुआ ना। अरे क्या हुआ भाई, एक प्रकार का नाइट्रोजन का यौगिक ही तो हुआ ना, कौन, अमोनिया। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विघटित किया जाता है अमोनिया में जीवाणु के द्वारा, राइजोबियम जीवाणु, ये ध्यान रखिएगा, राइजोबियम जीवाणु का नाम क्या है, राइजोबियम जीवाणु। इस बात को आपको ध्यान रखिए। फलीदार पौधों में, जो फलीदार पौधे होते साथियों, उसमें राइजोबियम जीवाणु ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में मदद होता है। अब ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साथियों सिंपल है कि पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में लेते हैं, इसी प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। सिंपल सी बात है, समझ गए ना। अभी तो पूरा नहीं है ना समझा है, इसको और देख लेते हैं। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को हम कहते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जीवाणु के द्वारा अमोनिया यानी कि नाइट्रोजन के यौगिक में बदला गया।
अब जब नाइट्रोजन के यौगिक में बदला जाता है तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है साथियों नाइट्राइट और नाइट्रेट में। ध्यान दीजिएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयंस में। किस में कन्वर्ट होता है? आयंस में। आयंस आपके क्या है? एक प्रकार के खनिज है। अरे आयंस क्या है? खनिज है। बोलेंगे सर ये आयंस क्या बोल रहे हैं? अरे आयंस मतलब धनात्मक आयन, ऋणात्मक आयन। देखिए ये आपका नाइट्रोजन पर क्या हो गया? नाइट्रोजन के यौगिक पर आयन हो गया ना, माइनस आयन हो गया। यहाँ भी नाइट्रोजन के यौगिक पर माइनस आयन हो गया ना, मतलब ये अब ये नाइट्रोजन, अब देखिए नाइट्रोजन पहले यौगिक में, फिर यौगिक से ये क्या हो चुका है? ये आपके आयंस में बदल चुके हैं, खनिज लवण में बदल चुके हैं। अब इसको पौधा क्या करेगा? आसानी से ग्रहण कर सकता है। पौधा अब इसको क्या कर सकता है? आसानी से ग्रहण कर सकता है, क्योंकि ये सूक्ष्म हो चुके हैं। पौधा इसको आसानी से ग्रहण कर सकता है। तो ये नाइट्रेट, NO2 को बोलेंगे नाइट्राइट। NO2 को क्या बोलेंगे साथियों? NO2 को हम बोलेंगे नाइट्राइट और NO3 को बोलेंगे नाइट्राइट। यानी कि हम कह सकते हैं कि पौधा जो साथियों है नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो ग्रहण करता है नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में। डायरेक्ट ये सवाल आता है, समझ गए ना बात को। और यहाँ तक तो पौधा नाइट्रोजन को यूरिया के रूप में भी ग्रहण करता है। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2। ये पॉइंट NCERT में नहीं दिया गया था, तो हमने, मेरा मन हुआ कि एक्स्ट्रा इस पॉइंट को लिख देते हैं, ठीक है ना, क्या पता कहीं आ जाए एग्जाम में, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, यूरिया में देखिए नाइट्रोजन है ना कहीं उसको नाइट्रोजन लेना है, चाहे उसको यौगिक से क्यों न ले। यूरिया हम छींटते हैं कि नहीं खाद के रूप में? अरे छींटते हैं ना, जो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा। यूरिया छींटते हैं, तो यूरिया क्यों छींटते हैं? क्योंकि यूरिया के माध्यम से हम पौधे को क्या देंगे? नाइट्रोजन देना है हमें। क्या देना है? नाइट्रोजन देना, तभी तो पौधे को प्रोटीन मिलेगा ना, और अच्छी फसल होगी हमारी। समझ गए ना बात को? तो ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ था मेरे भाई। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। वही साथियों बुक में भी लिखा था, ठीक है ना। जैसे आप एक बार क्या कीजिए, मेरा पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप एक बार खुद से रिवीजन के लिए नोट्स तो मैं आपको देता ही देता हूँ, एक बार खुद से साथियों आप क्या करें, खुद से NCERT अपने से खुद से भी पढ़ें, उससे आपको अच्छे से रियलाइज होगा। और जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है ना, जो भी पॉइंट आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें टेलीग्राम पर साथियों मैसेज भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, सर NCERT का ये पॉइंट हमें समझ नहीं आया, तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन साथियों वहाँ पर कर दूंगा, समझ गए ना। लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि मैं जैसे समझा रहा हूँ आपको, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि समझ में आपको नहीं आता है। जो साथियों ईजी पॉइंट होता है NCERT का, मैं उसे छोड़ देता हूँ, वो आप खुद से पढ़ लेना, है ना, समझ गए ना। तो साथियों फाइनली हमारा स्वपोषी पोषण का पूरा पार्ट खत्म हो गया। अब देखते हैं हम कौन सा, अब देखेंगे विषमपोषी पोषण। कौन सा देखेंगे साथियों? विषमपोषी पोषण देखेंगे, ठीक है ना। अब विषमपोषी पोषण क्या होता है? डेफिनेशन तो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था। क्या होता है? वैसे पोषण, यानी कि विषमपोषी पोषण क्या होता है? पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव क्या करते हैं, अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विषमपोषी पोषण कहलाते हैं, समझ गए ना। डेफिनेशन मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, ठीक है ना। अब विषमपोषी पोषण के भी प्रकार होते हैं, जैसे एक परपोषी पोषण हो गया, परजीवी परपोषण हो गया, मृतजीवी हो गया। ये सभी इसके क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। क्या साथियों? प्रकार होते हैं, ठीक है ना। परपोषी में तो सिंपल आ जाएगा, हमारा मनुष्य कुत्ता ही आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? मनुष्य कुत्ता। ये तो डायरेक्टली निर्भर है। क्या साथियों? ये डायरेक्टली निर्भर है आपके पौधे पर, क्योंकि पौधे से जो अनाज प्राप्त होगा उसी अनाज को हम बनाते हैं, है ना, तो ये डायरेक्टली आपका निर्भर है। परजीवी साथियों क्या होता है? परजीवी क्या होता है? ये होता है आपका, जैसे अमरबेल हो गया, जू हो गया, जौक हो गया, किल्ली हो गया। किल्ली समझते हैं ना? किल्ली नहीं समझते क्या? जू तो समझ ही रहेंगे, जू ढिलवा को बोलते हैं, जौक समझ ही रहे। किल्ली का साथियों मतलब होता है, देखेंगे जो गाय वगैरह होता है उसमें हम लोग इसको बोलते हैं चमुक्कन, गाँव में हम बोलते हैं चमुक्कन। गाय को बहुत सारा चमुक्कन लग गया, देखो ना, तो वो किल्ली क्या होता है? वो क्या कर रहा है? गाय से खून चूस रहा है भाई। गाय से क्या कर रहा है? खून ही चूस रहा है ना। तो परजीवी का आखिर डेफिनेशन सर क्या होना चाहिए? परजीवी का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? तो परजीवी का मतलब साथियों होता है वैसे जीव, परजीवी वैसे जीव होते हैं जो दूसरे जीव को बिना उसको जान से मारे हुए, ध्यान से सुनना, परजीवी क्या होता है? वैसे जीव जो दूसरे जीव को उसको बिना जान से मारे हुए उससे भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अमरबेल जो एक प्रकार का पौधा होता है जो कि दूसरे पौधों के जड़ों से ही अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, हालांकि उसको जान से नहीं मारते, लेकिन उससे भोजन प्राप्त कर लेते हैं। और जैसे जू देख लीजिए आप, जू क्या है? ढिलवा होता है ना, हम लोग गाँव में जिसको ढिलवा कहते हैं, ठीक है ना। तो आपके ये बालों में पाया जाता है, सिरों में पाया जाता है। तो आपके सिरों से क्या करता है? ये खून चूसता है कि नहीं चूसता है? लेकिन क्या ये आपको जान से मार देता है? क्या नहीं ना मारता है, सिर्फ अपना ये भोजन ले लेता है। हाँ भले ही होता है हम लोग को परेशान जरूर कर देता है ना,
सिर एकदम नोचने का मन करने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि परजीवी वे जीव होते हैं जो दूसरों जीव को बिना जान से मारे हुए अपना भोजन उससे प्राप्त करते हैं। वो क्या कहलाते हैं साथियों? परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परजीवी। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, किलनी, जू, जोक, अमरबेल, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके परजीवी के उदाहरण हैं। डायरेक्ट प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से कौन परजीवी के उदाहरण है, ठीक है ना। और मृतजीवी, मृतजीवी क्या होगा? सिंपल बात है सर, मृत नाम है मृत, मृत मतलब हो गया कि जो सड़े गले पदार्थों से, जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। जैसे आपका कवक, हालांकि कवक फफूंद दोनों एक ही नाम है, जगत नाम। जैसे आपका गोबर छत्ता हो गया ना, मशरूम हो गया ना, देखें कि नहीं, जो गोबर के किनारे उजला उजला सा एकदम उग जाता है, उपज जाता है ना, तो वो आपका क्या होता है? वो क्या करते हैं? एकदम सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो वो सब क्या होता है साथियों? वो सब मृतजीवी प्रकार के परपोषी होते हैं, मृतजीवी प्रकार के परपोषी होते हैं। समझ गए ना बात को? तो बोलेंगे वैसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी कहते हैं। जैसे गोबर छत्ता, कवक, मशरूम, फफूंद, ये सब एक नाम है। समझ गए ना? तो ये आपका हो गया। उम्मीद है कि विषमपोषी का जो टाइप्स है वो आपका क्लियर हो गया। विषमपोषी ज़्यादा जटिल नहीं था, स्वपोषी में हमने ज़्यादा देखा कि उसमें रंध्र को भी हमको पढ़ना पड़ा था, ठीक है ना। तो विषमपोषी भी आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब देखते हैं साथियों अमीबा में पोषण। क्या देखते हैं? अमीबा में पोषण। तो थोड़ा सा बुक भी देख लेते हैं, बुक क्या कहना चाहता है। साथियों जो भी चीज़ हमने बोला विषमपोषी पोषण के बारे में, टोटल इसमें वही सब चीज़ इसमें लिखा गया। एक बार इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। वही सब इसमें साथियों लिखा गया है, ठीक है ना। चलिए, ज़्यादा कुछ इसमें जटिल बातें नहीं लिखा गया। अब यहाँ पर देखते हैं जीव द्वारा किस भोजन का अंतग्रहण किया जाएगा, जीव द्वारा किस भोजन का अंतग्रहण किया जाए तथा उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करता है। घास, फल, कीट, मछली या मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में आप क्या समझते हैं? कुछ अन्य जीव पौधों और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं जो परजीवी कहलाते हैं, बोल दिए। यह पोषक युक्ति अमरबेल, किलनी, जू, लीच और फीता कृमि शरीर के बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होता है, मैंने बता दिया। अब यहाँ पर साथियों देखते हैं कि जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। अब तक जो हम देख रहे थे वो साथियों पोषण ही चल रहा था। क्या चल रहा था? पोषण ही चल रहा था। अब जीव के बारे में देखते हैं, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर अमीबा में देखेंगे। किसमें देखेंगे? अमीबा में देखेंगे। आपको पता होना चाहिए साथियों, ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये किसका चित्र है? ये आपका अमीबा का चित्र है। कैसा किसका चित्र है? ये अमीबा का। अमीबा क्या होता है? तो बोलेंगे सर एक कोश का जीव होता है, हम कोशिका वाले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। अमीबा कैसा होता है? एक कोश का जीव होता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि अमीबा आखिर पोषण कैसे प्राप्त करता है। इससे क्वेश्चन पता है कैसे पूछा जाएगा? इससे प्रश्न पूछे जाएंगे कि अमीबा में जो है पोषण किस प्रकार का द्वारा होता है, और अमीबा के पोषण कुछ चरणों में साथ होता है। उस चरण में आपको पूछ लेगा कि इस चरण में आखिर क्या करता है अमीबा, इस तरह से वो पूछ लेगा। अब इनको हम देखेंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो ये देखिए अमीबा का चित्र है, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि भोजन और उसके अंतःकरण की विधि निम्न है, अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न है। यानी कि सब जीव का पाचन तंत्र का पाचन का प्रक्रिया अलग अलग है, अलग अलग अंग उसमें कार्य करते हैं। एक कोष के जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है। जो एक कोष के जीव होते हैं भोजन क्या है साथियों? संपूर्ण सतह से लिया जाता है। हालांकि हम लोग जो भी हैं साथियों, हम लोग भी भोजन क्या करते हैं? संपूर्ण सतह से लेते हैं। इसलिए हम लोग प्राणी संपोषी में आते हैं। किस में आते हैं? प्राणी संपोषी। अब बोलेंगे सर ये प्राणी संपोषी अब क्या है? ये तो शुरू में नहीं पढ़ाते हैं। तो प्राणी संपोषी साथियों ये भी आप कह सकते हैं कि ये भी आपका विसंपोषी का एक प्रकार होता है। प्राणी संपोषी में क्या होता है? इसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है। जैसे हम लोग मनुष्य हो गए, अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गए, ये सब क्या करते हैं? भोजन का पूर्ण पाचन करते हैं। तो ये सबको अलग कैटेगरी में रखा गया, इसको प्राणी संपोषी कहते हैं। समझ गए बात को ना। इसमें अमीबा, पैरामीशियम, मनुष्य आते हैं किसमें? प्राणी संपोषी में। हम लोग भोजन को संपूर्ण सतह से पाचन करते हैं। एक कोष के जीवों में बोल दिया, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के, जटिलता मतलब हो गया जीव के शरीर का आकार बढ़ता जाता है, विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। अब शरीर, जैसे हम लोग बच्चे हैं तो भोजन पोषण खा के एक समय से आगे हम लोग का शरीर जटिल हो जाएगा, हाथ बराबर हो जाएगा, नाक बराबर हो जाएगा, सिर बराबर हो जाएगा, आँख थोड़ा सा साइज बढ़ जाएगा, है ना। तो शरीरों में जो है अंग में विशिष्टता आएगी, उनमें जटिलता आएगी। समझ गए ना। उदाहरण के लिए अमीबा कोष की सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यानी कि अमीबा कैसे भोजन अपना प्राप्त करता है? कूटपात की सहायता से। ये जो बोला जा रहा है ना कि अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध, इसको साथियों एक विशेष नाम है इसका, सूडोपोडिया बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कूटपात बोलते हैं। समझ गए। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं। अभी चित्र में देखेंगे यहाँ पर, चिंता मत कीजिए।
तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तका बनाते हैं। यहाँ पर देखिए आप होता क्या है साथियों, ये जैसे अमीबा हो गया, ये आपका क्या है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये अमीबा है, ठीक है ना, ये सारा अमीबा ही है। ये देखिए यहाँ पर कोई बाहर कोई खाद्य पदार्थ है, कोई भी खाद्य पदार्थ होगा, सरल कुछ भी खाद्य पदार्थ होगा, है ना। तो ये देखिए लाल लाल दिख रहा है, ये खाद्य पदार्थ है। अब इस खाद्य पदार्थ को क्या करेगा, ये जो अमीबा का ये जो दूगो देख रहे हैं ना, ये जो दूगो इससे बाहर निकला है ना, अमीबा का चित्र आप कैसे भी बना सकते हो, अमीबा का चित्र आप कैसे भी बना सकते हो, क्योंकि इसका साथियों जो आकार होता है ना, अमीबा जो दिखता है वो इसकी आकृति फिक्स नहीं होती है, अनिश्चित होती है। खाना खाने के बाद इसका आकार चेंज होते रहता है। इसलिए यहाँ पर साथियों बोला गया है अस्थायी प्रवर्ध। यहाँ पर क्या बोला गया है, अस्थायी प्रवर्ध यहाँ पर बोला गया है। प्रवर्ध का मतलब वो जो बाहर जो ऐसे निकला है ना, इससे जो निकला है बाहर, इसको प्रवर्ध बोला गया, उंगली के जैसा, ठीक है ना। तो ये फिक्स नहीं होता, इसलिए तो अस्थायी बोला गया। तो ये जो साथियों निकला है इसका, इससे ये क्या करते हैं, ये जो बाहर भोजन है इसको ये बढ़ाएंगे। ये देखिए इसको आगे बढ़ाया इन्होंने, और आगे बढ़ा के भोजन को घेर लेंगे। भोजन क्या करेंगे, घेर लेंगे। अब देखिए बोले ना, इसको पादाभ बोला या कूटपाद बोला है, इसी का नाम है। जो अंगुली जैसा प्रवर्ध निकला उसका नाम क्या है, या तो कूटपाद बोलिए या तो आप पादाभ बोलिए, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये जैसे जो भी बाहर में भोजन देखेगा, छोटा छोटा कण जो भी देखेगा, अब उतना तो खाना इसको चाहिए नहीं। एक कोष के जीव कितना खाएगा, बहुत कम खाएगा। हम लोग तो बहु कोष के जीव है, हम लोग तो बहुत सारा खाना खाएंगे, लेकिन बेचारा एक कोष के जीव है, ये कम ही खाना खाता है। छोटा मोटा खाद का कण है, कहीं भोजन का कण है, तो उसको ये क्या करता है, अंदर ले लेता है। तो अंदर कैसे लेगा, ये अपना ये दूगो उंगली बढ़ाएगा और इसको अंदर ये खींच लेगा। अंदर क्या करेगा साथियों, खींच लेगा, ठीक है ना। और अंदर खींचने के बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए अंदर खींच लिया है, तो यहाँ पर एक खाद्य रिक्तिका बना लेता है। क्या करता है, खाद्य रिक्तिका बना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना यहाँ पर कि संगलित होकर क्या करते हैं, खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। यानी कि साथियों यहाँ पर जो एक खाद्य रिक्तिका है, इसमें जो जटिल पदार्थ हैं, जो जटिल पोषक तत्व हैं, उसका क्या होता है, उसका साथियों अब क्या होता है, सरल पदार्थों में विघटन होता है एंजाइम की मदद से। किसकी मदद से, एंजाइम की मदद से। मैंने आपको एंजाइम के बारे में शुरू में बताया कि नहीं, तो बोलेंगे सर बिल्कुल आप बताएं। एंजाइम का मतलब क्या होता है, पाचक रस होता है, जो कि जो पोषक तत्व के जटिल होते हैं ना, जो पोषक तत्व जटिल होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट आपका जटिल है। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ जटिल नहीं है, जितना भी पोषक तत्व सारे जटिल होते हैं, उन सबको क्या किया जाता है, सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। क्योंकि भोजन तो किसको चाहिए भाई, कोशिका को चाहिए ना, शरीर में जो शरीर के अंगों की कोशिकाएं हैं उसको चाहिए भोजन। तो ये जटिल पोषक तत्व है, इनको डायरेक्ट वो नहीं ले पाते हैं, तो कैसे लेंगे सर, सरल रूप में लेंगे। तो भाई जटिल से सरल तोड़ने में कोई रहना चाहिए ना, तो एंजाइम क्या करता है, जटिल पोषक तत्व को सरल में तोड़ता है। समझ गए ना। उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम काम आते हैं, पेप्सिन काम आता है ना, बहुत प्रकार के एंजाइम है जो कि अभी आगे देखेंगे हम, ठीक है ना। तो एंजाइम की मदद से वो जो खाद्य रिक्तिका है उसमें जो जटिल पदार्थ रहते हैं, ये जो खाद्य पदार्थ यहाँ पर दिख रहा है ना, ये जो आपको खाद्य पदार्थ यहाँ पर खाद्य रिक्तिका दिख रहा है, इसको क्या करता है, इसमें जो जटिल पोषक तत्व होते हैं उसको सरल में तोड़ा जाता है। किसकी मदद से, एंजाइम की मदद से। और उसके बाद साथियों क्या होगा, देखिए उसके बाद ये बोल रहा है, ये बोल रहा है उसी के अनुसार मैं चल रहा हूँ। और वे कोशिका द्रव में विस्तारित हो जाते हैं। अब कोशिका द्रव क्या है, ये भी कोई बोलने का बात है भाई। कोशिका द्रव क्या होता है, अमीबा का जो कोशिका है उसके अंदर जो भी द्रव भरा उसको कोशिका द्रव कहेंगे। बचा हुआ अपच पदार्थ, यानी कि जो खाद्य रिक्तिका में जो जटिल पदार्थों का विघटन हुआ सरल पदार्थों में, उसमें साथियों क्या है, जो भी पचने का चीज़ था तो वो पच गया, जो भी पचने का चीज़ था वो पच गया। कैसे पचा भाई, अरे जो छोटा छोटा टूटा वही तो पचते गया ना, जो जटिल पदार्थ में छोटा छोटा टूटता वही तो पचते गया, वही पचना हो गया, डाइजेस्ट हुआ। जो जटिल से सरल में हुआ तो पच के छोटा हुआ ना भाई। उसके बाद जो पोषक तत्व हैं वो क्या होंगे, कोशिका द्रव में पूरे रूप से विस्तृत हो जाएंगे, यानी कि फैल जाएंगे अच्छे तरीके से। समझ गए ना। उसके बाद साथियों क्या होगा, जो पदार्थ नहीं पचेगा उसको क्या कहेंगे, अपच कहेंगे। वो क्या होता है, अमीबा बाहर निकाल देता है। अब जो जरूरी नहीं है तो उसको क्या करेगा, बाहर ही निकाल देगा ना। समझ गए ना। वही यहाँ पर साथियों ये बोल रहा है। अपच पदार्थ कोशिका की सतह की, कहा गया भाई, अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है, यानी कि सतह की ओर गति करेगा। जो भोजन पचा नहीं, बेकार पदार्थ था, जो अमीबा को जरूरत नहीं था, वो अमीबा की सतह की ओर गति करेगा और उससे बाहर निकाल देगा। क्या करेगा, उसे बाहर निकाल देगा। वही तो यहाँ पर बोल रहा है, आगे बढ़ते हैं। इस कहाँ गया, निष्कासित कर दिया जाता है। पैरामीशियम भी एक कोश का जीव है, जो कि चप्पल के जैसा दिखता है। पैरामीशियम आपको पता होना चाहिए। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है। पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है, लेकिन अमीबा का नहीं होता है। तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पश्चिमाव की गति द्वारा पहुँचा जाता है।
देखिए जिस तरह साथियों, जिस तरह अमीबा में क्या होता है, कूटपाद होता है भोजन ग्रहण करने के लिए, उसी तरह पैरामीशियम में इस तरह से, पैरामीशियम आप कुछ इस तरह से आपका होगा, ठीक है ना, अरे ये ना इससे नहीं होगा, चप्पल के जैसे आपका पैरामीशियम कुछ इस तरह से से आपका पैरामीशियम होता है। इसका ये सीलिया निकला होता है, ठीक है ना, ये सीलिया निकला होता है, ये रस्सी के टाइप का, इसी के माध्यम से भोजन को अंदर लेते हैं, समझ गए ना। चलिए अब हम देखते हैं ये जो पूरा कह रहा है ना, इसमें तो आपको ज़्यादा स्पष्ट क्लियर नहीं होगा, मैं इसका अच्छे से नोट्स बनाऊँ, उसको देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए आप, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अमीबा में पोषण कैसे होता है, तो भाई मैंने सरल शब्दों में लिख दिया ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। यह भोजन कूटपाद की मदद से ग्रहण करता है। कौन? अमीबा। कूटपाद को पादा भी कहते हैं। देखिए होता क्या है, विभिन्न चरणों द्वारा अमीबा में पोषण की संपूर्ण क्रियाविधि होती है। सबसे पहले क्या होगा, जो बाहर खाद्य कण थे उसको क्या करेगा, वो अंदर लेगा। कैसे लेगा? कूटपाद की सहायता से, अभी दिखाए ना, वो दोनों प्रवर्ध को आगे बढ़ाएगा और जो भी बाहर में खाद्य कण है उसको वो अंदर ले लेगा। तो उस अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अंतःग्रहण। यानी कि बोलेंगे कि अंतःग्रहण क्या है? कुछ भी नहीं है, अंतःग्रहण हमें भी होगा, हम जो जंतु हैं हमारे में भी अंतःग्रहण साथियों होगा। अभी आगे पढ़ेंगे ना, अभी तो अमीबा में पोषण पढ़ रहे हैं, फिर मनुष्य में पोषण पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि भोजन लेंगे, रोटी चावल दूध जो भी खा रहे हैं, कहाँ रखेंगे? पहले मुंह में। तो मुंह में रखें तो उसको बोलेंगे अंतःग्रहण। क्या बोलेंगे? अंतःग्रहण, कि अंदर लेने की प्रक्रिया, भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। समझ गए बात को ना? तो वही बात है, जो खाद्य कण को अमीबा अंदर लेगा उसको बोलेंगे अंतःग्रहण। जब अंदर ले लिया जाएगा उसके बाद क्या होगा? उसका पाचन होगा। सर पाचन मतलब क्या हो गया? पाचन मतलब वही हो गया, जो खाद्य का जटिल था उसका क्या होगा? सरल पदार्थों में विभाजन होगा, यानी कि विघटन होगा। तो वही आपका पाचन हो गया। समझ गए ना बात को? जैसे समझ लीजिए कि हम रोटी खा रहे हैं तो रोटी को डायरेक्ट कोशिका नहीं पचा पाएगा। रोटी आपका सीधे जैसे खाएं वो अंदर चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो उसको क्या करते हैं? दांत के माध्यम से तोड़ते हैं, छोटा छोटा करते हैं। तो दांत के माध्यम से तोड़ रहे हैं, उसमें लार भी मिल रहा है, लार भी उसको तोड़ने में मदद कर रहा है। तो उसका वहाँ पर क्या हो रहा है? जटिल से सरल में बदल रहा है, तो एंजाइम की मदद से बदल रहा है। लार में टाइलिम एंजाइम होता है ना, उसकी मदद से वो छोटे छोटे पार्ट में बदल रहा है। तो वो आपका पाचन कहलाता है। पाचन कुछ भी नहीं है, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना ही पाचन कहलाता है, ठीक है ना। पाचन होगा, और जब पाचन हो गया तो जो इंपॉर्टेंट पोषक तत्व होंगे भोजन में वो क्या होंगे? कोशिका द्रव में फैल जाएंगे, विस्तृत हो जाएंगे। अमीबा का लिखा था ना, एनसीईआरटी में बोले थे ना। उसके बाद क्या होगा? अवशोषण हो जाएगा, यानी कि जो आपका फैलेगा ना, जो पोषक तत्व होगा वो अमीबा की कोशिका जो होती है वो क्या करेंगे? अवशोषण कर लेंगे। समझ गए ना? अवशोषण मतलब पोषक तत्व जो इंपॉर्टेंट है उसको अवशोषित कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा? स्वांगीकरण होगा। जब अवशोषण हो जाएगा पोषक तत्व का, यानी कि उसको ऊर्जा तो मिल जाती है अच्छे तरीके से, अब वो क्या होगा? उसका आकार बढ़ेगा। उसका आकार क्या होगा? बढ़ेगा। समझ गए ना? तो स्वांगीकरण का मतलब साथियों क्या होता है? बोलेगा कि अमीबा स्वांगीकरण में क्या करता है? तो बोलेंगे सर अमीबा स्वांगीकरण में वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि करता है। समझ गए ना? जब वृद्धि कर लिया तो अब क्या होगा? अब जो बेकार पदार्थ था, जो शरीर को जरूरी नहीं है, अमीबा को जरूरी नहीं था, तो उसको वो क्या करेगा? बाहर निकाल देता है। और उस प्रक्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिक्षेपण कहते हैं। तो उम्मीद है कि ये पूरा अमीबा में पोषण कैसे होता है ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। समझ गए ना? तो आगे बढ़ें। अब हम देखेंगे मनुष्यों में पोषण। किसमें पोषण देखेंगे? मनुष्यों में पोषण देखेंगे, ठीक है ना? ठीक है ना? मनुष्यों में पोषण देखते हैं। इसका नोट्स हमने पूरा नहीं लिखा है, ठीक है ना, इसलिए इसको बुक से ही देखते हैं और बाद में इसको नोट से हम देख लेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में, ठीक है ना साथियों। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विकसित एक लंबी नली है। मनुष्यों में पोषण, सबसे पहली बात अगर पूछेगा कि मनुष्यों में पोषण कैसे होता है तो बोलेगा आहार नाल से होता है। किससे होता है? आहार नाल से होता है। अब बोलेंगे सर आहार नाल क्या है? आहार नाल कुछ नहीं है, सबसे पहले भोजन कहाँ रखेंगे? मुंह में रखेंगे ना, मुंह से गुदा तक। आहार नाल एक प्रकार का नाल है, यानी कि आहार मतलब भोजन, आहार मतलब भोजन और नाल मतलब नली, यानी कि भोजन का नली। आहार नाल मतलब भोजन का नली। अब भोजन का नली मतलब हो गया मुंह से लेकर पूरा गुदा तक, यानी कि भोजन जौन रास्ता से गुजर रहा है, भोजन जिस रास्ते से गुजर रहा है उसे आहार नाल बोल देंगे सिंपल भाषा में, ठीक है ना। तो आहार नाल का मतलब आप समझ गए। तो भोजन जो मनुष्य में जो पोषण होता है वो हमारा आहार नाल के द्वारा संपन्न होता है। समझ गए बात को ना? एक विस्तृत का मतलब एकदम लंबा फैला हुआ नली है। चित्र 6.6 में हम इस नली के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। चित्र 6.6 दिखा देते हैं आपको। ये आपका चित्र 6.6, यहाँ देखिए, ये पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर आपको दिखाया गया। क्या दिखाया गया? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम साथियों आपको यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है ना। ये देखिए, ये पूरा यहाँ से जो नली जा रहा है, पूरा नली जा रहा है ये अमाशय तक, फिर यहाँ पर साथियों ये छोटी, ये जो घुंघरा हुआ दिख रहा है ना,
बहुत लपेटा हुआ, ये छोटी आंत है। और फिर ये मोटा पाइप दिख रहा है, ये आपका बड़ी आंत है, और ये आपका गुदा द्वार है। तो ये पूरा आपका यहाँ से लेकर, मैं फिर से आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा फिर से मैं आपको अच्छे से एक बार दिखा देता हूँ, आहार नाल को समझाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, ये मुँह हुआ, ये नली, जो भी नली यहाँ पर जा रही है, अमाशय गया, और फिर जो अमाशय के बाद ये मोटा पाइप दिख रहा है, ये जो अमाशय, ये अमाशय मतलब पेट है। अमाशय के बाद ये मोटा पाइप नहीं होता है, ध्यान से देखना। भले चित्र में आपको ये अमाशय के बाद आपको ये मोटा पाइप दिख रहा होगा, ये मोटा पाइप, लेकिन ये अमाशय के बाद नहीं होता है, समझ गए ना। अमाशय के बाद पाइप जरूरी रहती है हमारे, ये जो घुंघरा हुआ इसमें दिख रहा है ना, लपेटा हुआ, अमाशय के बाद छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत के बाद ये मोटा पाइप हमारा होता है बड़ी आंत, और उसके बाद ये जो गुदा द्वार देख रहे हैं, जिससे कि मलत्याग बाहर निकलता है, जो बेकार पदार्थ है वो हमारे बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। तो वही बात है, मैं आपको चित्र के माध्यम से पूरा समझाता हूँ, फिर ये पूरा मैं पढ़ूंगा, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हम भोजन कहाँ रखेंगे, तो सिंपल सी बात है सर, सबसे पहले भोजन रखेंगे मुंह में। कहाँ रखेंगे? मुंह में रखेंगे। अब जैसे साथियों मुंह में भोजन को रखते हैं ना, तो होता क्या है, मुंह में जब जो भी भोजन खा रहे हैं, रोटी, दाल, चावल, दूध, पनीर, मुर्गा, मछली, जो भी खा रहे हैं, सब कहाँ रखेंगे? हम सब रखेंगे मुंह में रखेंगे। तो मुंह में क्या है? तो बोलेंगे सर मुंह में तो दांत है और जीभ है, यही दो चीज़ है। तो दांत क्या करेगा? दांत क्या करेगा? दांत भोजन को काटेगा। दांत भोजन को क्या करेगा? काटेगा। हम आगे वाले कक्षा में ये भी देखेंगे कि अलग अलग प्रकार होते हैं दांत के, और कौन सा दांत कैसा कार्य करता है, कौन काटने का कार्य करता है, कौन फाड़ने का कार्य करता है, कौन लार में मिलाने का कार्य करता है। सारा चीज़ हम अच्छे से देखेंगे दांत के प्रकार को। धीरे धीरे क्लास करते जाएंगे तो नॉलेज हमको अच्छे से होती जाएगी, ठीक है ना। तो क्लास को बिल्कुल भी आप लोग मिस ना करें, एक भी क्लास को। तो सबसे पहले जैसे भोजन मुंह में रखे, तो मुंह में दांत है, दांत क्या कर देगा? भोजन को छोटा छोटा टुकड़ा कर देगा। अब जब भोजन को छोटा छोटा टुकड़ा कर देगा, अब मुंह में कौन है? दांत का तो कार्य हो गया, दांत बस भोजन को छोटा छोटा करेगा और दांत कुछ नहीं करेगा। अब मुंह में जीभ है, जीभ में से निकलता है लार। अब लार क्या करेगा? जो भोजन दांत के द्वारा छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं, वो लार क्या करेगा? जो जीभ हमारा क्या करेगा? उसमें लार मिला देगा। जीभ क्या करेगा साथियों? उसमें लार मिला देगा। यानी कि भोजन अब प्लस इसमें क्या मिल गया? इसमें मिल गया आपका लार। तो भोजन में साथियों जैसे लार मिल जाता है ना, तो ये एक कार्य करता है बोलस का। क्या कार्य करता है? बोलस। यानी कि समझिए ये बोलस बन जाता है। अब ये बोलस सर क्या है? बोलस कुछ भी नहीं है, बोलस कुछ भी नहीं है। बोलस बस इतना है कि जो दांत द्वारा जो भोजन को छोटा किया गया था, उसको क्या किया गया? उसमें जीभ के द्वारा लार मिला दिया गया। अब सर लार आखिर क्यों मिला है? क्यों मिला है सर? उसमें जीभ है तो लार मिली भी करेगा। तो लार मिलाने से जो बोलस बना ना, ये थोड़ा सा गीला हो गया। क्या हो गया? गीला हो गया। क्या हो गया? गीला हो गया। अब ये गीला हो गया, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? अब भाई आपको अच्छी तरह से पता है कि भोजन सिर्फ मुंह में रखे तो मुंह में नहीं रह जाएगा, वो आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि उससे हमें ऊर्जा लेना है। और ऊर्जा लेना है तो उसका क्या चाहिए हमें? बहुत छोटा छोटा, यानी कि ग्लूकोज को तोड़ना, उसमें ग्लूकोज में तोड़िए उसको, समझ गए ना। तभी ना ग्लूकोज में ऑक्सीजन जाएगा, श्वसन की क्रिया होगी, तब ना हमको ऊर्जा मिलेगा। श्वसन क्रिया मैंने आपको बताया था ना, बताया था। आगे भी पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में, आगे हम पढ़ेंगे। अभी कौन सा पढ़ रहे हैं? पाचन तंत्र हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मनुष्य में पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा था कि बोलस जो आपका है वो क्या हो चुका है? गीला हो चुका है। यानी कि जो गीला हो गया भोजन में, उसी को बोलस बोल रहा है। अब ये क्या होगा? आगे बढ़ेगा। अब आगे बढ़ने में साथियों क्या होगा? मदद होगा, क्योंकि ये गीला हो चुका है। अब बताइए, सूखा चीज़ जल्दी फिसलेगा कि गीला चीज़ जल्दी फिसलेगा? तो आप सिंपल बोलिएगा सर गीला चीज़ जल्दी फिसलेगा। इसलिए साथियों जो है गीला को गति कराने के लिए, यानी कि भोजन को गति कराने के लिए उसमें जीभ के द्वारा लार मिला है। तो ये भोजन के अब क्या करेगा? यहाँ से जो बोलस बना है वो क्या होगा? आगे बढ़ेगा। ये इस पाइप द्वारा, ये जो पाइप दिख रहा है ना, ये पाइप, इस पाइप को बोलते हैं एसोफेगस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एसोफेगस। हिंदी में इसको बोलेंगे ग्रास नली। क्या बोलेंगे साथियों? ग्रास नली बोलेंगे, या इसका और भी नाम है भोजन नली भी बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए इसको? भोजन नली भी बोल दीजिए। सब एक नाम है, ग्रास नली, भोजन नली, सब एक नाम है। या एसोफेगस, ये भी इंग्लिश इसका नाम है। तो एसोफेगस डायरेक्ट कभी कभी पूछ देता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना भाइयों। तो चलिए, तो अब जो बोलस कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, इसमें जाएगा। अब साथियों जो मुंह से भोजन, यानी मुंह से बोलस आपका कहाँ आ रहा है? ग्रास नली में गति करते हुए आ रहा है। तो साथियों इस गति का एक स्पेशल नाम है। इस गति का क्या है? एक स्पेशल नाम है। इस गति को कहते हैं हम क्रमाकुंचन गति। क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन गति। लिख लेना, क्रमाकुंचन। ये सारा अभी इसमें लिखा हुआ है, इसमें पढ़ेंगे भी, पहले चित्र तो समझाने दीजिए। ये सारा इसमें लिखा गया। तो क्रमाकुंचन क्या है सर? क्रमाकुंचन एक गति का प्रकार है जो कि बोलस को गति कराता है। कहाँ तक? ये कराता है आपका अमाशय तक।
ये बताइए हमको आप कि मुंह से भोजन जो है डायरेक्ट गति करके कहाँ आएगा, मुंह से भोजन गति करेगा ग्रास नली के द्वारा सीधे कहाँ आएगा, ये आएगा अमाशय। ये दिख रहा है ना आपको, देखिए अमाशय पाइप जुड़ा यानी पेट में, अमाशय बोल दीजिए पेट बोल दीजिए, बात एक है, समझ गए, कोई अलग बात नहीं है, अमाशय पेट एक ही चीज़ होता है। तो भोजन मुंह से ग्रास नली के माध्यम से पेट में आएगा, कौन कैसा गति करके, कैसा गति करके, तो ये गति करके आएगा भाई मेरे क्रमा कुंचन गति करके। लिखो जल्दी इसको, हालांकि नोट्स में हम लिख देंगे, नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, हम इसको नोट्स में लिख के आपको भेज देंगे, है ना, अभी नहीं लिखे हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आपको पढ़ने से मतलब है, हर एक चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। क्रमा कुंचन, तो आपको ये क्लियर हो गया। अब साथियों भोजन कहाँ आ गया है, पेट में आ गया, भोजन कहाँ आ गया, अब हमारा पेट में भोजन आ चुका है। अब पेट में साथियों क्या होता है ना, एसिड होता है, पेट में क्या होता है, HCl एसिड होता है। पेट में साथियों ये जो पेट दिख रहा है इसमें होती है जठर ग्रंथियाँ, क्या होती है, जठर ग्रंथियाँ होती है। यही जठर ग्रंथियाँ साथियों एसिड का निर्माण और कुछ प्रोटीन का निर्माण करती है। कौन कौन कौन, तो ये करता है जठर ग्रंथियाँ। जठर ग्रंथि कहाँ पाजती है, तो ये आपके अमाशय में पाजती है, और किसका कार्य करती है सर, ये HCl बनाने का कार्य करती है और कुछ आपके प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं, जैसे पेप्सिन हो गया, रेनिन एंजाइम, ये सब आपके बनाने का कार्य करती है। समझ गए, एंजाइम भाई क्या, एंजाइम प्रोटीन ही तो है ना, अरे एंजाइम क्या है, प्रोटीन ही तो है ना। अब जो भोजन पेट में आ जाएगा उस पर क्या होगी, जो आपके HCl है उस भोजन को क्या करेगा, अम्लीय कर देगा, क्या कर देगा साथियों, अम्लीय कर देगा, और कुछ पेप्सिन वगैरह उसको वो उस पर क्रिया करके उस भोजन को सरल अणु में तोड़ेंगे। उसके बाद साथियों क्या कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में। अब ये अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाएगा, अमाशय के बाद देखिए यहाँ पर एक पाइप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर साथियों एक पाइप दिख रहा है, पाइप दिख रहा है कि नहीं, ये अमाशय से अंदर से पाइप गया है, ये अमाशय से अंदर से पाइप गया है। ये जो आपको दिख रहा है इसमें लपेटा हुआ दिख रहा है, पतला पतला जो एकदम पाइप टाइप का पतला पतला लपेटा हुआ दिख रहा है, उसको बोलते हैं छोटी आंत। ये मत सोचना कि यहाँ पर अमाशय से सीधे ये मोटा पाइप में चला गया, नहीं 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 नहीं, अमाशय से सीधे मोटा पाइप में नहीं गया है, अमाशय से सीधे गया है छोटी आंत में। समझ गए ना बात को। अब फिर छोटी आंत में साथियों क्या होता है, छोटी आंत में क्या होता है, ये जो यकृत दिख रहा है इसको लीवर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। ये क्या करता है साथियों, और इसमें जो दिख रहा है आपको इसे कुछ इस प्रकार का जो इसमें आपको दिख रहा है, जो दिख रहा है छोटा टाइप का कुछ आकृति दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। यहाँ साथियों देखिए यकृत जो होता है ना इसको लीवर कहते हैं, हिंदी में जिगर भी इसको कहते हैं। ये क्या करता है, बाइल जूस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, बाइल जूस का निर्माण करता है। कौन करता है बाइल जूस का निर्माण, पित्त रस करता है। कौन करता है, पित्त रस। सारा चीज़ नोट में लिख के दे दूंगा, ठीक है ना। ये क्या करता है, पित्त रस का निर्माण करता है। पित्त रस साथियों क्या होता है, वो लवण होता है। पित्त रस क्या होता है, वो लवण होता है, ना ही होता है आपका वसा, ना ही होता है आपका ना ही आपका अम्लीय होता है, वो कैसा होता है, लवणीय होता है। ना ही क्षारीय ना ही अम्लीय, वो कैसा होता है, लवणीय। कौन, पित्त रस। अब पित्त रस का कार्य साथियों क्या होता है, पित्त रस का कार्य साथियों होता है जो भोजन में जो भोजन जो छोटी आंत में आया है ना, जो भोजन अमाशय से छोटी आंत में आया है, यहाँ पर पित्त रस साथियों आपका आता है। कहाँ आता है, पित्त रस यहाँ पर साथियों आपका भोजन, पित्त रस आपका छोटी आंत में आता है। अब भोजन को लवणीय कर देता है। कैसा कर देता है, लवणीय कर देता है, ठीक है ना। उसके बाद साथियों आप छोटी आंत में बहुत सारे, इसमें छोटी आंत में भी एंजाइम पाते हैं। अब छोटी आंत में जो आपका इधर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, इधर आपको चीज़ दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट, इसको बोलते हैं अग्नाशय। इससे साथियों क्या होते हैं, कुछ रस गिरते हैं छोटी आंत में। यकृत से भी कुछ रस गिरा जिसको पित्तरस बोले, और साथियों आपके अग्नाशय से भी कुछ रस निकलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्नाशय रस होते हैं। अब उसमें अलग अलग प्रकार के एंजाइम पाते हैं, समझ गए ना। जैसे पित्तरस इसमें गिरा और अग्नाशय रस गिरा छोटी आंत में, और भोजन सरल सरल पार्टों में टूट जाते हैं, बहुत छोटे पार्टों में टूट जाते हैं। और जब बहुत छोटे पार्टों में टूट जाएंगे तो बोलेंगे पाचन लगभग पूर्ण हो गया है, पाचन लगभग पूर्ण हो गया, समझ गए ना। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपसे पूछे कि भोजन का पूर्ण पाचन शरीर में कहाँ होता है, मुंह में होता है क्या, नहीं सर। पेट में होता है, नहीं सर। तो पूरा पाचन कहाँ होगा, पूरा पाचन आपका होगा छोटी आंत में होगा। कहाँ होगा मेरे भाई, छोटी आंत में हो गया। अब भोजन में जो जल बचा है ना, वो जल का अवशोषण साथियों ये बड़ी आंत में होता है। जो बड़ी आंत दिख रहा है इसमें साथियों आपका जल का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है, जल का अवशोषण आपका बड़ी आंत में होता है, ठीक है ना। और जो बाकी फालतू पदार्थ बच गया जो कि हमें जरूरी नहीं है, वो आपके गुदा द्वार के माध्यम से बाहर निकल आता है, समझ गए ना। इतना पॉइंट जो आपको बताएं, इसमें हालांकि बहुत चीज़ लिखने वाला पॉइंट है जो कि आपको, हालांकि मैंने बोला तो आपने लिखा भी होगा, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, नोट्स में इसको मैं बहुत सारा चीज़ लिख दूँ, क्योंकि वो चीज़ जरूरी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बोल दिया क्योंकि जो आंत रस में एंजाइम पाए थे उसको मैंने नहीं बताया आपको, अग्नाशय में जो एंजाइम पाए थे उसको नहीं बताया, तो सबको आपको लिख के दे देंगे। अब यहाँ से थोड़ा पढ़ लेते हैं, यहाँ से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या कर रहा है, हम तरह तरह के भोजन खाते हैं, बिल्कुल सही बात है, जिन्हें उस भोजन नली से गुजरना होता है।
प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं। सब चीज़ बोले हुए हैं, वही सब पॉइंट ये बोल रहे हैं। क्योंकि आहार का स्तर बहुत कोमल होता है, अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो। भोजन को गीला क्यों किया जाता है? ताकि वो आसानी से मुंह से गति करके, इस ग्रास नली के द्वारा गति करके अमाशय में आ सके। अब सूखा रहेगा तो नहीं आएगा ना। अब देखिए, जब आप क्या करते हैं, जब आपका मुंह में लार नहीं बनेगा तो भोजन आपका सूखे रह जाता है। तो हम क्या करते हैं, तुरंत पानी पी लेते हैं। पानी पी लेंगे तो क्या होगा, भोजन आपका गीला हो जाएगा और वो तुरंत अंदर चला जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हालांकि आप पानी पिए हैं तो पानी से आपका भोजन टूटेगा नहीं, टूटेगा तो आपका लार से ही और दांत से ही टूटेगा। लेकिन एक बात आपको हम बोल रहे हैं, समझ गए ना? क्योंकि आहार का स्तर बहुत कोमल होता है, अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो। जब हम अपनी पसंद की कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं है। जो पानी आया साथियों, ये जल नहीं आया, ये वास्तव में क्या होता है, लार होते हैं, उसमें एंजाइम वगैरह पाए जाते हैं। समझ गए? यह लाल ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है जिसे लाल रस या लार कहते हैं। लाला रस यहाँ बोला गया है, लाल रस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाल रस। और जिसे हम क्या कहेंगे, लार भी कहेंगे। लाल रस बोलिए या लार बोलिए, एक ही बात है, ठीक है ना? जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। यानी कि जो भी भोजन खाएं तो वो क्या होता है, उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, जटिल होता है। जैसे हम वसा खाएं तो वसा भी हमारा क्या है साथियों, वसा क्या होता है, जटिल रूप होता है पोषक तत्व का। कार्बोहाइड्रेट खाएं तो वो भी क्या है, पोषक तत्व का जटिल रूप है। प्रोटीन खाएं तो वो भी जटिल रूप है। तो इन सबको कोशिका ऐसे नहीं पचा लेगा, इन सबको छोटे चीज़ में तोड़ा जाएगा। जैसे हम बोले आपको कि कार्बोहाइड्रेट का छोटा रूप ग्लूकोज, वसा यानी कि फैट का छोटा रूप फैटी एसिड, है ना? प्रोटीन का छोटा रूप यह आपका क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड, है ना? तो यही है कि कार्बोहाइड्रेट अगर आप खा रहे हैं तो उसको अगर आपको पचाना है ना, उससे आपको एनर्जी लेना है तो ग्लूकोज में आपको तोड़ना पड़ेगा उसको, जो कि कौन तोड़ेगा, एंजाइम तोड़ेगा। समझ गए ना? उसी तरह फैट, वसा अगर आप खा रहे हैं उसको आप ऐसे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा रूप होता है, हमारी कोशिका बहुत छोटी होती है, पता ही है आपको। तो वसा से अगर हमें एनर्जी लेना है तो हमें क्या चाहिए, उसको छोटा रूप में तोड़ना पड़ेगा। यानी कि वसा का सबसे छोटा रूप होता है फैटी एसिड, वसीय अम्ल। समझ पा रहे हैं बात को? उसी तरह प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन भी क्या होता है, एक जटिल पोषक तत्व होता है। इसको हम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, डायरेक्ट इससे हमें एनर्जी नहीं मिलेगा। समझ गए ना? तो कैसे मिलेगा, इसको छोटे रूप में तोड़ने से। तो इसको छोटे रूप में तोड़ा जाता है, यानी कि एंजाइम के द्वारा तोड़ा जाएगा, है ना? तो छोटा रूप इसका क्या है, अमीनो एसिड। क्या है, अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल है। तो उम्मीद है बात को आप समझ पा रहे होंगे। समझ गए? तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि भोजन का दूसरा पहलू क्या है, उसका क्या है, जटिलता है। समझ गए ना? यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है, वही बात, अगर आपको उससे पोषण प्राप्त करना है, एनर्जी प्राप्त करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। 1000 बार तो बोल दिए हैं। इसलिए बोलते हैं भाई, अगर हम एनसीईआरटी नहीं भी आपको बुक, जैसे ये आपको बुक नहीं भी पढ़ाएंगे ना, तो वो सारे बात बोल देते हैं हम कि आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, अरे सही बात है, यही सर बोल रहे थे। समझ गए ना बात को मेरे भाई? और आप लोग आते हैं और कुछ से कुछ कमेंट करने लगते, सर आप खिचड़ी बना रहे हैं, कभी कुछ से कुछ, है ना? तो ये चीज़ भाई अच्छी नहीं लगती, थोड़ा सा आप अच्छे से बात किया करें, ठीक है? यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है, अगर आपको भोजन को छोटे अणु में तोड़ना है, यानी कि उससे अवशोषण प्राप्त करना है, यानी कि पोषण प्राप्त करना है, तो उसको छोटे अणु में खंडित करना पड़ेगा। और यह काम कौन करता है, जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक कोई एंजाइम कहते हैं। जैव उत्प्रेरक यानी कि बायो कैटलिस्ट कोई क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। इस बात को ध्यान रख लेना है, ठीक है मेरे भाई? आगे बढ़ें। लार में भी एक एंजाइम होता है। अब वो एंजाइम का नाम क्या है, कितना बार हम बोल दिए हैं। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेज कहते हैं। एक बात ध्यान रखना, यहाँ एमिलेज का दूसरा नाम क्या है, टालिन। मैंने आपको एमिलेज कभी बोला था तो बोलेंगे सर एमिलेज का तो चर्चा आप नहीं किए, टालिन जरूर बोले थे। तो मेरे भाई एमिलेज को ही टालिन कहते हैं। बेसिकली यहाँ एमिलेज नहीं होगा, एमाइलेज होता है। क्या होता है, एमाइलेज होता है, ठीक है ना? एमाइलेज ध्यान रखिएगा आप, एमाइलेज ध्यान रखिएगा। एमाइलेज और टालिन एक ही नाम है। समझ गए ना मेरे भाई? तो लार में कौन सा एंजाइम है, तो बोलेंगे सर लार में टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम, टाइलिन एंजाइम होता है। समझ गए ना? अब ये इसका देखिए काम क्या है। इसका काम साथियों होता है, यह मंड, अब बोलिए मंड बोलने का जरूरत है तो बोलेंगे सर मंड, देखते ही हम पहचान गए, मंड मतलब स्टार्च होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है। मंड क्या है, जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। कौन एमाइलेज। तो यहाँ पर देखिए एक कार्य हो गया,
टाइलिन एंजाइम जो साथियों आपका है, यानी कि एमाइलेज एंजाइम जो है, इसका कार्य क्या हो गया, इसका कार्य क्या हो गया सर? इसका कार्य हो गया, ये क्या करेगा, स्टार्च को यानी मंड को क्या करेगा साथियों, ये मंड को आपको ये माल्टोज में तोड़ देगा। किसको तोड़ देगा? माल्टोज में। माल्टोज साथियों यहाँ पर क्या आपका है, यानी कि स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का कार्य कौन करेगा? टाइलिन। कौन करेगा? टाइलिन करेगा। और यही साथियों इस माल्टोज को बोल देंगे सरल शर्करा। स्टार्च हो गया जटिल शर्करा, थोड़ा सा भोजन का कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा सा एकदम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट से छोटा ही है, लेकिन है तो बड़ा ही है ना। स्टार्च भी समझिए कोशिकाओं के लिए बड़ा ही है। स्टार्च डायरेक्ट उससे उसको अवशोषित नहीं कर सकता है, तो स्टार्च को तोड़ा जाता है माल्टोज में। माल्टोज क्या हमारा है? ये कार्बोहाइड्रेट का और छोटा रूप है। माल्टोज को अगर और तोड़ेंगे तो ये धीरे धीरे टूटते टूटते ये ग्लूकोज में टूट जाएगा। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज एक ही बार में नहीं बनता है, इससे मत सोचना कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज एक ही बार में बन जाता है, बहुत सारा प्रोसेस उसका होता है। समझ गए ना बात को? तो स्टार्च को यहाँ माल्टोज में तोड़ा जाता है। स्टार्च एक जटिल कार्बोहाइड्रेट हो गया और आपका ये माल्टोज क्या होगा? सरल शर्करा। शर्करा मतलब शर्करा बात आ रही है, तो शर्करा मतलब भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही होता है। शर्करा मतलब भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो स्टार्च को माल्टेज में तोड़ने का कार्य कौन करता है? टाइलिन करता है, टाइलिन एंजाइम। तो वही यहाँ पर लिखा गया। मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित करता है। सरल शर्करा यहाँ माल्टोज हो गया और जटिल शर्करा स्टार्च हो गया। भोजन को चबाने के दौरान, इसको हटा देते हैं, भोजन को चबाने के दौरान कहाँ गया मेरे भाई? चबाने के दौरान पेशीय जीवा, यानी कि जीव जो हमारा है वो क्या है भाई? पेशीय मतलब मांसपेशी उसमें है, तो जीव में हड्डी होता है क्या? अरे जीव में हड्डी नहीं होता, भले वो एक हड्डी से जुड़ा रहता है, हाइड हड्डी से, लेकिन जीव में हड्डी नहीं होता है, नहीं होता ना। तो वही बोल रहा है, पेशीय जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देते हैं। तो बोली दिए थे मैं आपको पहले कि मिला देगा, जिससे क्या होगा? भोजन आपका थोड़ा सा गीला हो जाएगा ताकि वो आगे बढ़ सके आसानी से। आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति करके उसके सही ढंग से परिक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यह कर्मकुंचक गति द्वारा भोजन नली में, यह कर्मकुंचन गति पूरी भोजन नली में होती है। वही बात है कि भोजन जो गति कर रहा है वो किस गति द्वारा? कर्मकुंचक गति द्वारा। मैंने बता ही दिया था कि जो मुंह से जो ग्रास नली के माध्यम से अमाशय में आ रही है वो कर्मकुंचन गति करके आ रही है भोजन। समझ गए? मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है, यानी कि कर्मकुंचक गति बताई दिए। मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका या इसोफेगस के द्वारा ले जाया जाता है। अमाशय एक बृहत अंग है, यानी कि अमाशय यानी कि पेट आपका क्या एक बहुत बड़ा अंग है, बृहत माने अंग, जो भोजन के आने पर फैल जाता है। अब भोजन पेट में जैसे आएगा, पहले मान चले पेट आपका खाली था, भूख लगा है बड़ी जोर से आपको, पेट आपका सुटकल रहेगा, पेट आपका सुटकल रहेगा कि नहीं? सिकुड़ा रहेगा जब भोजन उसमें नहीं रहेगा। और जैसे भोजन खा लीजिएगा तो पेट आपका फूल जाएगा। वही बोल रहा है यहाँ पर ये अमाशय की पेश भित्ति। अब जो अमाशय के अंदर की दीवारें हैं, जैसे जठर ग्रंथियाँ हो गई, भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। मैंने बोला था ना कि भोजन में जो अमाशय में साथियों क्या होती है? जठर ग्रंथि होती है, और उस जठर ग्रंथियों से HCl का निर्माण होता है, एंजाइमों का निर्माण होता है, जो भोजन को क्या करती है साथियों? भोजन को पाचक रसों के साथ मिश्रित करती है। समझ गए? ये पाचन कार्य अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावन करती है। यानी कि जठर ग्रंथि क्या क्या करती है? HCl का निर्माण करती है, पेप्सिन एंजाइम का निर्माण करती है और श्लेष्मा का निर्माण करती है। श्लेष्मा का कार्य क्या है इसको भी देखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा? क्या करेगा साथ? ये सर ये तो खुद अम्ल होता है, तो क्या करेगा? भोजन को अम्ल कर देगा, अम्ल भोजन में अम्ल मिला देगा, तो भोजन अम्लीय माध्यम हो जाएगा और छोटा छोटा हो जाएगा भोजन। एक प्रोटीन पाचक एंजाइम तो बोल दिया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। अब पेप्सिन का हेल्प करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक्चुअली पेप्सिन साथियों क्या होता है? ये असक्रिय होता है। ये क्या होता है? असक्रिय होता है। तो इसको सक्रिय कौन करता है? असक्रिय का मतलब क्या हुआ कि कार्य नहीं करेगा। इनएक्टिव बच्चा है, सुस्ताइल बच्चा है, तो कैसे कार्य करेगा भाई? उसको एक्टिव करना पड़ेगा। तो एक्टिव कौन करता है? HCl करता है। वही बोल रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम का मदद करता है। ठीक है, आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य करता है? अम्ल और कौन सा कार्य करता है? सामान्य परिस्थिति में श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। अब देखिए, ये जो श्लेष्मा है इसको म्यूकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? म्यूकस। क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं। तो साथियों जो सामान्य स्थितियों में कि जो जैसे मंत्री अब बोलेंगे सर HCl तो बहुत खतरनाक एसिड होता है ना, अगर पेट में पाया जा रहा है तो पेट को जला सकता है ये, तो नहीं भाई, पेट में है। इसका फायदा क्या है कि ये भोजन को अम्लीय करता है और पेप्सिन एंजाइम की मदद करता है।
तो हालांकि हानि है इससे, लेकिन हानि को रोकता है कौन? श्लेष्मा। बोलेगा आपको, कोई बोलेगा पेट एसिड तो बहुत खतरनाक होता है, अगर हम अपने त्वचा पर एसिड डालें तो वो जला देगा त्वचा को, तो फिर अमाशय में अंदर, पेट में अंदर है तो पेट को भी जला सकता है। तो नहीं मेरे भाई, अमाशय अगर पेट में, अमाशय में अगर एसिड है तो उसको, उससे रक्षा कौन करता है? एसिड से रक्षा कौन करता है? श्लेष्मा। तो ध्यान रखिएगा, श्लेष्मा क्या करता है? पेट में एसिड से रक्षा करता है। समझ गए ना बात को? चलिए, श्लेष्मा क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है। श्लेष्मा क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया गया है कि आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। हमने बहुधा वयस्कों को, मतलब बहुधा वयस्क मतलब बहुत सारे वयस्कों को, जवानों को एसिडिटी अथवा अम्लता की शिकायत करते सुना है। अब एसिडिटी आप समझ ही रहे हैं, हालांकि जब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ना एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें और अच्छा से पढ़ाएंगे। हालांकि हम पढ़ाए हुए हैं ये चीज़, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो एसिडिटी क्या होता है? जब आप भोज वगैरह खाएंगे ना, उसमें भोज वगैरह में क्या होता है? ज़्यादा तेल ये पदार्थ होता है। सब्जी है तो बहुत ज़्यादा तेल है, दालों है तो उसमें बड़ी तेल दे के छाँकता है, तो लगभग चीज़ें तेल यही होता है। तो ज़्यादा खा लेने से, भोज भात ज़्यादा खा लीजिएगा पहट के, तो आपके पेट में क्या होगा? एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है। एसिडिटी की मात्रा बढ़े मतलब HCl ज़्यादा उत्पन्न हो गया, तो बोल देंगे एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाएगी, और आपको गंदा ढकार आता है, जिससे अब क्या करते हैं? बेकिंग सोडा वगैरह का यूज करके, इनो वगैरह का यूज करके उसको न्यूट्रल करते हैं। समझ गए ना? वही बात है। क्या इसका संबंध उपरोक्त वर्णित विषय से तो नहीं है? अमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। अब साथियों, जो अमाशय आपका है पेट में, साथियों जो आपका है अमाशय, साथियों आपका जो ये मैंने बोला था ना, अमाशय सब कहाँ प्रवेश करेगा? छोटी आंत में। छोटी आंत को साथियों यहाँ पर क्षुद्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटी आंत को यहाँ पर क्षुद्रांत बोलते हैं। अब अमाशय से भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा। यह अवरोधनीय पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्षुद्रांत जो छोटी आंत है, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग। तो बोल देगा कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो छोटी आंत। ये भले आपको यहाँ पर पाइप जैसा छोटा दिख रहा है, लेकिन ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा लंबा होता है। ये क्या है? छोटा दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा, जब इसको फैलाएंगे तो ये बहुत बड़ा लंबा होता है। समझ गए ना? इसका व्यास लगभग मीटर में होता है। क्षुद्रांत को छोटी आंत कहते हैं। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह संहत स्थान में अवस्थित होती है। ऐसे ऐसे करके दिख रहा नहीं आपको? अरे ऐसे दिख रहा है कि नहीं? कुंडलित अवस्था में, ठीक है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है, यानी कि जिस प्रकार का जैसा भोजन है उस प्रकार से उसका छोटी आंत होता है, ठीक है ना। घास खाने वाले शाकाहारी का सेलुलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। जैसे साथियों, हम लोग तो घास खाएंगे नहीं, घास में क्या होता है? सेलुलोज होता है। अब सेलुलोज बहुत ज़्यादा जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको हम नहीं पचा सकते, उसमें हमारा जो शरीर का एंजाइम है वो नहीं पचा सकता, इसलिए हमारा छोटी आंत जो है थोड़ा सा जंतुओं की अपेक्षा जो है, यानी बकरी, अब घास कौन खाएगा? बकरी खाएगा, गाय खाएगा, तो गाय बकरी का जो क्षुद्रांत होता है ना छोटे, उसका बड़ा होता है, हम लोग का थोड़ा सा छोटा होता है। समझ गए ना? क्योंकि गाय और बकरी क्या खाता है? घास खाता है, और घास में सेलुलोज होता है, और सेलुलोज बहुत जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसके लिए बड़ा छोटी आंत चाहिए पचाने के लिए। तो गाय वगैरह, बकरी वगैरह का, भैंस वगैरह का, जानवरों का बड़ा होता है, हम लोग का छोटा होता है, क्योंकि हम लोग को घास तो खाना है नहीं। मांस का पाचन सरल है। जैसे हम लोग क्या है? मांस खाते हैं, तो मांस आसानी से पच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको, क्योंकि मांस में कार्बोहाइड्रेट होता नहीं है। अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी है, तो बाघ जैसे होगी, हम लोग की क्षुद्रांत क्या है साथियों? छोटी होती है। समझ गए ना? तो मुझे लगता है इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना, इतना ही साथियों रहने देते हैं। बाकी मैं थक गया हूँ साथियों बोलते बोलते, ठीक है ना। 1 घंटे से ज़्यादा तो हो ही गया होगा, या 1 घंटे का होगा आपका, ठीक है ना। तो मैंने बोला था 1.5 घंटे का क्लास लूँगा, लेकिन साथियों मैं आपको बता दूँ कि 1 घंटे में बोलते बोलते मैं थक गया है ना। कोई बात नहीं साथियों, मैं समय से पहले आपको सिलेबस खत्म कर दूँगा, और इसका नोट्स में जो है अभी लिखूंगा, ठीक है ना, जब मेरे को टाइम मिलेगा, और मैं इसका PDF आपको बाद में भेज दूँगा, ठीक है ना। बाकी समझ गए होंगे क्लास से आप, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर देना।